हेलो सभी को, आप सभी का स्वागत है द प्रॉम्प्ट कॉर्नर में। तो जैसे कि 29 तारीख को है हमारा आर का पेपर, कोड है जिसका BOE 071। तो आज हम लोग करेंगे यूनिट 1 एक शॉट में, और इसको एक तरीके से रिवीजन सीरीज में रखते हैं। और जो लोग नहीं पढ़े पहली बार देख रहे हैं उनको भी एक यूनिट 1 कवर करा देते हैं ताकि इस तरीके से कर लें। इसमें मैंने सिर्फ छोटे छोटे नोट्स लिखे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें आपने क्लास 6-7 से लेके क्लास 11-12 और यहाँ की फर्स्ट ईयर और एनर्जी साइंस में भी पढ़ा होगा ये सब चीज़ों को। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ऊपर ऊपर से ही पढ़ाऊँगा। अगर आप लोग बैक बेंचर से तो देख सकते हैं टॉपर्स लोग यहाँ पे ना रहे, और मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि टॉपर लोग अपना अलग पढ़े, क्योंकि मैं बहुत ही कंसाइज वे में नोट्स देता हूँ ताकि मैं ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश करता हूँ कि उस टॉपिक के अंदर है क्या, ताकि आप लोग लिख सके। और आप लोग फाइनल ईयर में तो आप उतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि आप शब्द बना के लिख नहीं पाएंगे। तो मेरा जो मोटिव रहता है कि जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े उनके दिमाग में कुछ ना कुछ बैठ जाए ताकि वो लिख पाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला है कि हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है। देखो, रिन्यूएबल शब्द से मतलब समझ में आता है कि रिन्यू का मतलब होता है बार बार यूज करना, मतलब कर सके हम उसको। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर दोज दैट नेवर रन आउट। मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाते हैं, एंड उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ये नेचर से आते हैं और इन्वायरमेंट को हार्म भी नहीं करते। जैसे एग्जांपल में सोलर एनर्जी, जैसे आप देखते होंगे घरों में बहुत जगह पे यूज़ होता है। सोलर पैनल यूज़ करते हैं हम लोग, सन से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। सॉरी। और विंड एनर्जी भी आपने पढ़ा होगा। विंड एनर्जी में देखते हैं वो जो हमारा विंड मिल होता है वो घूमता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मतलब एयर के मूवमेंट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिर हाइड्रो पावर, जो आपने देखे होंगे डैम्स बनते हैं, उसमें हम लोग जनरेटर लगाते हैं, जो पानी का फ्लो होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं हम लोग। फिर होता है बायोमास एनर्जी, जो भी वेस्टेज होती है, जैसे काऊ डंग से जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर आता है सेकंड हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो, वो रिन्यूएबल था, इसका मतलब था कि जो इन्वायरमेंट को हार्म भी नहीं करता था, जिसको हम बार बार यूज़ भी कर सकते थे। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जिसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब एक लिमिटेड फॉर्म में ही हमारे नेचर में अवेलेबल है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज दैट कैन फिनिश वन डे बिकॉज दे कांट बी रिप्लेस क्विकली वंस यूज्ड। आप जानते हैं कि कोयला जैसे जो कोयला को बनने में जो टाइम लगता है वो मिलियंस ऑफ ईयर या बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर चाहिए होता है उसको बनने के लिए, काफ़ी लंबा टाइम है। जैसे आप, तो वही चीज़ है कि अगर एक बार हम यूज़ करते करेंगे, अगर धीरे धीरे अगर उस चीज़ पे कंट्रोल ना करें तो वो एक ना एक दिन डिप्लीट होने लगेंगी। उस जैसे कि एग्जांपल में कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो भी नेचुरल गैस मिलते हैं, या न्यूक्लियर एनर्जी। हाँ जी, हाँ, आपने सोचा होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारा रिन्यूएबल में आता है। नहीं, रिन्यूएबल में नहीं आता है। हाँ, भले ही छोटे अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर, जो भी हमारा क्या बोलते हैं, जैसे जो टाइटेनियम यूज़ करते हैं हम लोग, सॉरी टाइटेनियम, यूरेनियम जो यूज़ करते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए, वो नेचर में पाया जाता है, लेकिन वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। भले उसके कम अमाउंट में हम लोग ज़्यादा एनर्जी बना लेते हैं, वो अलग चीज़ है। अब आता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिन्यू हो सकते हैं, मतलब बार बार यूज़ हो सकते हैं, या बार बार मतलब बहुत जल्दी बन सकते हैं होते हैं, एंड नेचुरल रिसोर्सेज में मिलते हैं। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज में जो नेचर हमें देता है, मतलब नेचुरली ये पाया जाता है नेचर के अंदर। ये ट्रेडिशनल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का अल्टरनेटिव होता है। जो भी हमारे पास ट्रेडिशनल फ्यूल्स है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और जो नेचुरल गैसेज होता है, उनका ये अल्टरनेटिव होता है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनका मेन क्या होता है, इनका जो मेन एम होता है वो पोल्यूशन कम करना। अब जैसे जानते हैं कि जब भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे जियोथर्मल हो गया, हमारा हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, चाहे विंड एनर्जी हो गया, ये सब क्या करता है, नेचर को लगभग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के हिसाब से वो क्या करता है, नेचर को हार्म करता है। नो पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। हाँ, थोड़ी बहुत उनमें भी दिक्कतें होती हैं, लेकिन उनको हम उसके अंदर में पढ़ेंगे कि उनकी क्या लिमिटेशंस है और क्या डिसएडवांटेज है, उसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग वो चीज़ें। पॉल्यूशन कम करता है, एनर्जी को कंजर्व करता है, एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो अ, थोड़ी देर में इसको समझाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आखिर होता क्या है। जैसे हम लोग अभी हैवली डिपेंडेंट है किस चीज़ पे, हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम, इन सब पे हैवली डिपेंडेंट है। जैसे कि अभी के टाइम में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ चुका है, गाड़ियाँ ज़्यादा आ गई है, पेट्रोल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, डीजल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं। अगर हम शिफ्ट नहीं करते रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म अगर होता है तो ये जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, वो जो फ्यूचर जनरेशन के लिए एक सपने की तरह रह जाएगा, एक रेयर रिसोर्सेज की तरह ही रह जाएगा, जो पास्ट में ही रहेगा, बस उनके पास फ्यूचर में नहीं रहेगा। तो हमको उसको सस्टेन करना पड़ेगा, प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा,
ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज़ को देख सके एंड उस पर रिसर्च कर सके, उसको यूज कर सके। ताकि क्योंकि जो नेचर में चीज़ है वो सबके लिए है, ना कि सिर्फ हम लोग यूज़ करें, हमारे आने वाली जनरेशन यूज़ ही ना कर पाए। तो अब लोग हम लोग मूव करते हैं कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के एनर्जी का मतलब जो सोर्सेज है कहाँ से मिलता है हमारा ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। पहला होता है सोलर। सोलर आपने देखा ही होगा कि सोलर में जैसे हमारा ये ऐसे पैनल लगा होता है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारा दो वायर होते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। विंड एनर्जी में हमारा ऐसे बना होता है, और यहाँ पे हमारा ये टरबाइन लगा होता है, यहाँ पे ये टावर होता है, यहाँ पे बेस होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे यूनिट 2 थर्ड में, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे इसको। फिर हमारे पास बायोमास एनर्जी, जो रूरल एरियाज होते हैं उनमें प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से मिलता है जो भी एनर्जी होता है। जियोथर्मल एनर्जी में अर्थ का जो एक कोई हॉट स्पॉट होता है, जो हमारे जो अर्थ के अंदर जो गर्मी है उसको हम लोग यूज करते हैं। टाइडल वेव एनर्जी, जो कोस्टल एरियाज मतलब जो समुद्र में जो वेव्स आती हैं उनसे भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? पॉल्यूशन फ्री, कोई पॉल्यूशन नहीं करता है, नेचर में रिन्यूएबल है, मतलब एंड ही नहीं होता, मतलब इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वेरी लो होता है क्योंकि नेचर के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। जो रूरल डेवलपमेंट होते हैं जैसे विलेज में एम्प्लॉयमेंट एंड इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्रीज होता है इससे। एनर्जी सिक्योरिटी, फॉरेन ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अब जैसे पेट्रोलियम, जैसे अब इंडिया में तो ज़्यादा पेट्रोल जो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हमारे, उसका तो ज़्यादा हब है नहीं, तो हम लोग जैसे रसिया, यूक्रेन, यहाँ से हर जगह से हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम जो बैरल्स होते हैं ऑयल के हम लोग वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, तो उन पर हमें कम डिपेंड होना पड़ेगा। अब इसका आता है डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला तो इसमें जो डिसएडवांटेज है वो है हमारा हाई इनिशियल कॉस्ट। जो सेटअप करने में जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो बहुत ज़्यादा ही लगता है इसके अंदर। फिर है कि लार्ज एरिया रिक्वायरमेंट सेटअप करने, जैसे विंडमिल जब बनाते हैं तो उसको एक खुला एरिया चाहिए, आसपास कोई गांव नहीं चाहिए, और वहाँ पे घर वर भी नहीं चाहिए। हम लोग घर जैसे किसी शहर के अंदर हम लोग विंडमिल को सेटअप नहीं कर सकते हैं। फिर आता है स्टोरेज प्रॉब्लम। अब ये सब क्या है कि एनर्जी कंटिन्यूस, जैसे मान लो कि हवा बह रही है, अगर उस टाइम हमारे पास अगर कोई सोर्स नहीं है एनर्जी को स्टोर करने के लिए तो दिक्कत बन सकती है। फिर आता है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी कॉस्टली हो सकती है, जो भी टेक्नोलॉजी उस पर उसको जैसे जो भी रिसोर्सेज होती है, जो भी एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं उसको अच्छे से स्टोर करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी लगता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। जैसे विंडमिल बनाने में बहुत सारे गियर्स लगते हैं, मोटर्स लगते हैं, जनरेटर लगते हैं, इट मे बी कॉस्टली। अब हम लोग मूव करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक, और ये एक तरीके से लास्ट टॉपिक है। सोलर सेल के अंदर ही हमको सारा चीज़ पढ़ना है अब कि कैसे कैसे क्या। पहला टॉपिक था रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल था। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने थे और सोर्सेज पढ़ने थे, वो एक पार्ट था। और ये सेकंड पार्ट है हमारा सोलर सेल। सोलर सेल को ही हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं। सोलर सेल एक क्या करता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। आपने अगर सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा तो जैसे उसमें क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर हमारा होता है क्या, जैसे एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, तो उन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी रहती है उसी को हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो क्या करता है, सनलाइट, जो भी सनलाइट आती है, जैसे मान लो कि ये हमारा सन है, ये हमारा सोलर प्लेट है, सन की जो भी रेज आती है इस रेज को, जो हमारा सोलर रेडिएशन होता है, इसको क्या करता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में हम इसको कन्वर्ट करता है। जब सनलाइट में जो फोटोन्स एक रेज होती है सोलर सेल के पे फॉल होती है, सोलर सेल पे पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं। इस प्रोसेस को फोटोवोल्टेइक इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे सन का जो फोटोन्स जब टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं सोलर सेल्स को, और जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस को हम लोग फोटोवोल्टेइक इफेक्ट भी कहते हैं, और इसीलिए इसका नाम फोटोवोल्टेइक सेल भी है। सोलर सेल मटेरियल कौन कौन से यूज़ करते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग सिलिकॉन, मोस्ट कॉमन होता है और चीप होता है, एफिशिएंट होता है। फिर हम लोग यूज़ करते हैं गैलियम आर्सेनाइड, GaAs यूज़ करते हैं, हाई एफिशिएंट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। फिर हम लोग यूज़ करते हैं कैडमियम टेलोराइड, CDT। फिर आता है हम लोग यूज़ करते हैं कॉपर इंडियम डिसेलेनाइड। अब हम लोग थोड़ा वर्किंग को समझते हैं कि जैसे मान लो कि हमारा ये, इसमें हम लोग दो सेमीकंडक्टर को यूज़ करते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम जानते हैं कि नंबर ऑफ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और पी टाइप में जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे जब होल्स इधर आता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर आता है, जब फ्लो होता है तो करंट यहाँ से क्या होता है, जैसे इधर हमारा नेगेटिव साइज और इधर हमारा पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है तो करंट हमारा इधर से ऐसे फ्लो होते रहता है। और यहाँ पे हमने लोड लगा रखा है ताकि
लोड मीन्स जो कुछ भी हो गया, हम लोग चार्जर लगा दें, एसी लगा दें, कूलर लगा लें, कुछ भी लगा लें। और यहाँ पे हमारा होता है एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, कि जो भी सनलाइट आता है उसको एब्जॉर्ब कर ले ये। अब सोलर सेल एरे क्या होता है? सिंगल सोलर सेल को आउटपुट, जो भी सिंगल सोलर सेल होता है उसका आउटपुट बहुत ही कम होता है, अप्रॉक्स 0.5 से लेकर 0.6 वोल्ट तक होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल सोलर सेल को एक साथ सीरीज या पैरेलल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं। जब कनेक्ट करते हैं तो सोलर सेल क्या होता है, वो सोलर सेल एरे बन जाता है। ये जो भी एरे बनता है ये सोलर सेल का, ये लार्ज पावर जनरेट करता है, जो होम ऑफिस या पावर प्लांट में लोग यूज़ कर सकते हैं। अब आता है कि सोलर सेल पावर प्लांट क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलते हैं अब यहाँ पे देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ सोलर सेल्स। सोलर सेल की लिमिटेशंस क्या है? जैसे हाई इनिशियल कॉस्ट, सेटअप करने में बहुत महंगा होता है, बहुत पैसा लगता है एक बार सेटअप करने में। वेदर डिपेंडेंट होता है, क्या जैसे रेनी मौसम है, रात को चाहे क्लाउडी सीजन आ गया, क्लाउड आ गया, इस टाइम में क्या होता है, जो भी एफिशिएंसी होती है सोलर सेल की वो बहुत कम हो जाती है। फिर आता है हमारा एनर्जी स्टोरेज प्रॉब्लम। बैटरी रिक्वायर्ड होती है जब भी सनलाइट ना हो। जैसे ये क्या करता है, डायरेक्ट सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, तो वो उसी वक्त करता है, ना कि सनलाइट अभी पड़ी तो 1 घंटे बाद करता है, नहीं, जैसी लाइट पड़ती है तुरंत कन्वर्ट करता है। अगर उस टाइम हम अगर कोई स्टोरेज, जो भी बैटरी वैटरी जो भी होती है, अगर हम लोग यूज़ ना करें तो जब सनलाइट नहीं रहती तो हम लोग उस टाइम यूज़ नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। फिर आता है कि स्पेस रिक्वायरमेंट। लार्ज लैंड एरिया चाहिए होता है सोलर सेल को लगाने के लिए, ताकि धूप अच्छे से आ सके। फिर आता है एफिशिएंसी इशू। कन्वर्जेशन एफिशिएंसी जो होता है 15 से 25% तक लिमिटेड होती है। और इसमें एक और चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं कि रेगुलर मेंटेनेंस भी चाहिए होता है। रेगुलर मेंटेनेंस मतलब लगातार इसको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे धूल पड़ गई तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो उसको साफ़ करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। अब हम लोग चलते हैं। सोलर सेल में जब हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं। हम लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। एक होता है सीरीज कनेक्शन, एक होता है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन से क्या होता है, वोल्टेज हमारा इंक्रीज होता है, और पैरेलल में करंट इंक्रीज होता है, जो भी हमारा आई है वो इंक्रीज होता है। ये सारी चीज़ हमने 12th में भी पढ़ी होंगी, बेसिक चीज़ें हैं। फिर आता है सोलर सेल मटेरियल्स। हमने पढ़ लिया कि सिलिकॉन ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। और एक और चीज़ है कि अगर क्वेश्चन आता है 2 नंबर में कि सिलिकॉन ज़्यादा ही क्यों यूज़ किया जाता है, तो पहली बात है कि हाई अवेलेबल होता है, स्टेबल होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, मतलब चीपर कह सकते एक तरीके से। इस सारे जो भी सारे मटेरियल है उसके उसमें से सबसे ज़्यादा चीपर होता है हमारा। अब आते हैं इसके लास्ट टॉपिक पे, सोलर सेल पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट होता है हमारा, वो बहुत सारे पैनल्स को ऐड किए जाते हैं। जो भी हमारे सोलर सेल होते हैं उसको बहुत सारे, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके उसको एक साथ हम लोग अटैच करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। अब इसके अंदर एक डायग्राम है, थोड़ा सा समझते हैं इसको, और डायग्राम समझते ही ये ख़त्म भी हो जाएगा। जैसे ये सन है, सन से सनलाइट आई हमारे यहाँ पे, बहुत सारे, मान लीजिए कि ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सोलर पैनल हैं, इस पे हीट पड़ी। जैसे हीट पड़ी तो ये क्या हुआ, चार्जर कंट्रोलर के थ्रू क्या हुआ, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो चार्जर कंट्रोलर के थ्रू क्या कर रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब चार्जर कंट्रोलर क्यों लगा, हम लोग डायरेक्ट बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको पता है कि जो भी हमारा सन की जो एफिशिएंसी कभी बढ़ते रहती है कभी घटते रहती है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट नहीं रहता, तो उस टाइम क्या हो सकता है, बैटरी हमारी ख़राब भी हो सकती है। तो हम लोग एक चार्जर कंट्रोलर लगाते हैं, ताकि एक बराबर फ्लो ऑफ करंट को प्रोवाइड करते रहे, ताकि चार्ज होता रहे। और ये क्या करता है, एक तरीके से सेव भी करता है, जैसे डीप डिस्चार्ज होने से या ओवर चार्ज होने से बैटरी को बचाता भी है। इन्वर्टर तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हमारा जो ये सोलर पैनल क्या करता है, डायरेक्ट करंट देता है, डीसी देता है। इन्वर्टर हमको क्या करता है, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसलिए क्योंकि जो भी होम अप्लायंसेस होता है, जैसे कि लाइट हो गया, फ़ैन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे एसी पे चलती हैं, अल्टरनेटिव करंट पे चलती है, तो डीसी से एसी में कन्वर्ट किया जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का मतलब होता है कि जैसे स्विचेस लगे हैं, ये स्विचेस इधर करंट पास करेगी, इधर करेगी, इससे हम लोग मल्टीपल अप्लायंसेस चला सकते हैं। तो बस यही सारी कहानी लिखनी है इसके अंदर। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। कंपोनेंट सोलर पैनल डिवाइस जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। चार्ज कंट्रोलर बैटरी के चार्जिंग को कंट्रोल करता है और ओवर चार्जिंग या डीप डिस्चार्ज से बचाता है। बैटरी बैंक क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको स्टोर करता है। इन्वर्टर डायरेक्ट करंट को एसी में कन्वर्ट करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन लोड ये एक इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, जहाँ से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को सेफली डिफरेंट डोर्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यूनिट 1 हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, और कोशिश करूँगा कि कल शाम तक 5 यूनिट आपकी हो जाए। मिलते हैं फिर यूनिट 2 में। हेलो, आप सभी का स्वागत है द प्रॉम्प्ट कोडर में।
आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी। तो द प्रॉम्प्ट कोडर यहाँ पे आपको आर का यूनिट 2 आप रिवीजन करवाएगा। यूनिट 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, यूनिट 2 भी बहुत जल्द हो जाएगा। वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद जस्ट मैं 2 से 3 मिनट के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 लगभग और आज तारीख है 26 तारीख। तो चलिए हम लोग यूनिट 2 को स्टार्ट करते हैं और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन से आप लोग समझते हैं क्या? देखिए सोलर रेडिएशन क्या होता है। एक सोलर रेडिएशन मीन्स एनर्जी फ्रॉम सन विच कम्स टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सोलर रेडिएशन का मतलब होता है एक ऐसी एनर्जी जो सन से आती है और पृथ्वी तक जाती है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में क्या होती है, सन की जो एनर्जी होती है वो पृथ्वी तक जाती है, उसी को हम लोग सोलर रेडिएशन बोलते हैं। अब सोलर रेडिएशन हमारे होते हैं 3 टाइप के, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, डिफ्यूज सोलर रेडिएशन एंड स्कैटर्ड। अब इन तीनों को हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। मैं कोशिश करूंगा कि डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन कर दूं ताकि इसके डेफिनेशन को पढ़ना ना पड़े, ताकि बहुत ही कम टाइम में आप लोग का रिवीजन भी हो जाए और आप जिन लोगों ने भी कुछ नहीं पढ़ा है वो पढ़ भी ले। तो हम लोग शुरू करते हैं कि जैसा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह है हमारा सन और ये हमारा अर्थ, और ये मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे सनलाइट पड़नी है। तो 3 तरीक़ों से सनलाइट पड़ती है। पहला जो डायरेक्ट रेडिएशन हमारा गया, डायरेक्ट सनलाइट पड़ा। दूसरा जो पृथ्वी पे आया या किसी भी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस ऑब्जेक्ट पे आया। अब उसके बाद है तीसरा हमारे पास स्कैटर्ड वाला। जैसे मान लो कि क्लाउड है या एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन पर टकरा के कुछ इधर गया, कुछ इधर गया और कुछ यहाँ आ गया स्कैटर्ड। तो वही है कि जैसे यहाँ टकराया, टकराने के बाद यहाँ से मैं अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ बादलों पर टकराया, कुछ लाइट इधर गई, कुछ लाइट इधर गई और कुछ लाइट यहाँ पे पड़ी। इसी को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज्ड। मतलब 3 तरीके को, तो डायरेक्ट, रिफ्लेक्टेड और डिफ्यूज, जो कि स्कैटर्ड को डिफ्यूज हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझ गए होंगे कि 3 टाइप्स ऑफ सोलर रेडिएशन कौन कौन से हैं। तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट रेडिएशन में। डायरेक्ट रेडिएशन में क्या होता है, जो भी सन की जो रेज होती हैं जो डायरेक्टली सन से आती हैं, वो डायरेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे इसके एग्जांपल एक तरीके से हम लोग देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कपड़ा सुखा रहे हैं, धूप में टांग के, सनलाइट पड़ती है, सूखती है, तो हमारा डायरेक्ट रेडिएशन, हम लोग डायरेक्ट सन एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे। फिर आता हमारे पास डिफ्यूज, द रेज विच कम्स आफ्टर गेटिंग स्कैटर्ड इन द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में तितर बितर होने के बाद, जैसे मान लो कि एयर पार्टिकल्स हैं, सनलाइट आई, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद कुछ सनलाइट इधर गई कुछ आके यहाँ ऑब्जेक्ट पे लग गई, तो ये डिफ्यूज़ होता है। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है, जैसे मान लो कि इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे 100% थी, 20% इधर गया तो 80% यहाँ पे आया, 80% नहीं 50% आया और इधर कुछ 30% इधर स्कैटर्ड हो गया, मतलब इधर उधर सनलाइट चली आती हैं। अब स्कैटर्ड वाले की जो एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि बाहर धूप निकली हुई है, आप लोग घर के अंदर हैं, लाइटें बंद हैं, फिर भी सनलाइट थोड़ी बहुत आती है, तो वो जो लाइट और जो सनलाइट जो आती है जिसकी वजह से घर में रोशनी रहती है वो डिफ्यूज ही होता है हमारा। फिर हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड तो बहुत ईजी है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट से टकराया, टकराने के बाद बाउंस बैक हुआ और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट ऊपर वो होता है रिफ्लेक्टेड। सोलर रेडिएशन का जो एग्जांपल है, जैसे कि ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स एंड क्रॉप्स, जो भी हम लोग क्रॉप्स या जो भी कपड़े होते हैं वो सुखाते हैं, और उसके बाद होता है इसका जो यूज़ होता है सोलर डिसैलिनेशन में भी यूज़ करते हैं हम लोग। अब सोलर रेडिएशन का इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो जैसा कि हमको पता है कि जो सोर्स ऑफ जो सॉरी जो सोलर रेडिएशन हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, किसके लिए? सोलर थर्मल के लिए। सोलर में हम लोग जानते हैं कि मोस्टली हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? सनलाइट का यूज़ करते हैं। और सेकेंड है इसका इम्पोर्टेंस की यूज़ टू जनरेट क्लीन एंड रिन्यूएबल पावर। जो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हम लोग इससे जनरेट करते हैं जो कि क्लीन होता है, रिन्यूएबल होता है, नेचर को हार्म भी नहीं करता, जो कि पॉल्यूशन को रिड्यूस भी करता है। फिर हमारा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सोलर हीटिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ होता है, और अब पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है हमारा ये सोलर रेडिएशन। अब यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर, FPC कलेक्टर, सॉरी कलेक्टर बोल दिया मैंने, कलेक्टर। FPC होता क्या? फ्लैट प्लेट कलेक्टर
एक सोलर थर्मल डिवाइस होता है जो क्या करता है, सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, उसको कन्वर्ट करता है लो टू मीडियम टेम्परेचर हीट, लगभग ऑलमोस्ट नियर अबाउट 100 डिग्री ऑफ सेल्सियस तक ये क्या करता है, जो भी सन की एनर्जी आती है उसको कन्वर्ट कर देता है लो टू मीडियम टेम्परेचर, मतलब हीट में कन्वर्ट कर देता है। अब इस हीट का जो यूज़ होता है मेनली वाटर हीटिंग, जैसे गर्म जगह होती है, जो ठंड जगह होती है उसको गर्म, जो स्पेस को गर्म करने के लिए जो हम लोग गर्म हवा, गर्म पानी जो भी यूज़ करते हैं, हम लोग उसमें इसका यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पे लो टेम्परेचर पानी चाहिए होता है, या कुछ सॉरी, जहाँ पे जो लो टू मीडियम टेम्परेचर चाहिए होता है, हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। अब इसका ये डायग्राम है जिसमें हमारा यहाँ पे सोलर रेडिएशन आ रहा है, ये हमारा ग्लेजिंग होता है ऊपर से, नीचे हमारा एब्जॉर्बर प्लेट होता है जहाँ पे सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, उसको लो टू मीडियम हीट में कन्वर्ट करते हैं। ये आउटफ्लो होता है यहाँ से, और हमारे यहाँ से इनफ्लो होता है, जो भी लिक्विड हम लोग डालते हैं ये किसी एक एंगल पे रखा जाता है, और यहाँ पे इंसुलेशन रखा जाता है। अब पढ़ते हैं कि सबका काम क्या है, ताकि हम लोग इस डायग्राम को अच्छे से समझ सकें। मेन कंपोनेंट पहला होता है ट्रांसपेरेंट कवर। एक ट्रांसपेरेंट कवर लगा होता है जो क्या करता है, सोलर रेडिएशन के अंदर आने देता है। जो सोलर रेडिएशन होता है ना, उसको क्या करता है, वो अंदर आने देता है, मतलब डिवाइस के अंदर एंटर करने देता है, ताकि जो हीट लॉस होता है वो रिड्यूस हो जाए, ताकि वो रिफ्लेक्ट करके बाहर इधर उधर ना भाग जाए। फिर हमारे पास जो ये ऑब्जर्वर प्लेट है, हमारे पास ये वाला जो प्लेट है, उसका काम क्या है, सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है और हीट में कन्वर्ट करता है। फिर हमारे पास इंसुलेशन, हीट लॉस को बॉटम साइड से, और जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो बॉटम साइड है, हीट लॉस यहाँ से ना हो, जो भी हीट आए इसके अंदर वो यूज़ किया जा सके, ताकि लॉस ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। फिर आता है बॉक्स या आउटर केसिंग, जो भी आउटर केसिंग है हमारा, तो जानते हैं कि केसिंग हमारा क्या करता है, जैसे फ़ोन में जो कवर लगाते हैं वो केस होता है, एक तरह से क्या करता है, हमारे फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है। तो यही चीज़ है कि सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है पूरे होल सिस्टम को। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक, होल सिस्टम यहाँ पे। अब देखते हैं कि काम कैसे करता है वर्किंग। जो सन से आने वाली सोलर रेडिएशन, मतलब जो सन की जो एनर्जी होती है, वो ग्लास कवर से पास होती है, वो ग्लास कवर पे आता है, उससे पास होता है। रेडिएशन ऑब्जर्वर प्लेट क्या करता है, और जो भी सनलाइट आती है वो रेडिएशन जो ऑब्जर्वर प्लेट पे होता है उस पर वो सनलाइट पड़ती है, जो ब्लैक कोटिंग की वजह से क्या होता है, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। अब जैसे बताया कि ऑब्जर्वर प्लेट ऐसा बना होता है कि लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं किया होता, वो तो ब्लैक कोटिंग की जाती है। और हम लोग जानते हैं कि ब्लैक कलर वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है बहुत अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद क्या करता है, ऑब्जर्वर प्लेट हीट होती है, जब ऑब्जर्वर प्लेट सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, तो जाहिर सी बात है जब हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो मेटल हमारा या जो भी प्लेट है वो खुद भी हीट होगा। हीट होने के बाद क्या होता है, फ्लूइड ट्यूब को ट्रांसफ़र करती है, जो इसके अंदर जो फ्लूइड ट्यूब लगा हुआ था, आई थिंक मैंने मेंशन नहीं किया था, जो आप देख सकते हैं जो ट्यूब लगा हुआ है, इसको ट्रांसफ़र की जाती है जो भी हीट होता है। अब एक सॉरी, आई एम रियली सॉरी, हम लोग समझते हैं ऐसे कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक ये पाइप है, अब ये पाइप है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया ऑब्जर्वर प्लेट। मान लो कि सनलाइट इस पे आ रही है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये हीट भी होगी, और यहाँ पे पाइप है और इसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये हीट होगा, तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो भी हीट होगा। तो वही चीज़ वहाँ पे यहाँ पे लिखी हुई है कि हीट फ्लूइड को, वो जो हीट होती है ट्रांसफ़र की जाती है हीट ट्यूब्स के अंदर, जिसके अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसको हॉट करने के लिए या हीट करने के लिए। अब क्या होता है, जो भी हीटेड फ्लूइड होता है उसके अंदर वो स्टोरेज टैंक या डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। जो भी हीट, जैसे पानी अगर गर्म हो गया है तो उसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब इंसुलेशन हीट लॉस को रिड्यूस करता है, इसीलिए एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। अब हम लोग करते हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट। सोलर थर्मल पावर प्लांट होता क्या है, आप लोग, बहुत लोग होते हैं इसमें गलत लिख के आ जाते हैं, ये सोलर सेल नहीं है, ये सोलर थर्मल पावर प्लांट है। सोलर सेल पावर प्लांट अलग चीज़ होती है, सोलर थर्मल पावर प्लांट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। सोलर सेल में हम लोग सोलर का यूज़ करते हैं जो डायरेक्ट सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, और इसमें हम लोग यूज़ तो करते हैं सोलर पैनल्स का, लेकिन डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हम लोग, उससे क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे स्टीम बनता है। स्टीम बनने के बाद क्या होता है, टरबाइन पे लगता है। जो प्रोसेस सदियों से चला आता है कि टरबाइन पे स्टीम लगती हैं, टरबाइन नचता है, जनरेटर से कपल होता है, शाफ्ट के थ्रू जनरेटर नचता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ये सारी प्रोसेस वही चीज़ रहती है, बस हम लोग इसमें
सोलर का यूज़ करते हैं लिक्विड को हीट करने के लिए। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। सोलर थर्मल पावर प्लांट इज़ अ पावर जनरेशन सिस्टम। एक पावर जनरेशन सिस्टम होता है जिसमें हम लोग सोलर रेडिएशन मतलब सन की हीट को कंसंट्रेट करके हाई टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लो कि सनलाइट आ रही है, इसमें हम लोग मिरर का भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी ग्लास का यूज़ कर सकते हैं या सोलर पैनल का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, पैराबोलिक शेप में हमारा एक कटोरा शेप मतलब कटोरा शेप में बना जाए। जैसे सनलाइट आया, इस पे आया और यहाँ पे जो लिक्विड लगी होती है एक पाइप होती है जिसको गर्म करता है। हम लोग आगे डायग्राम में देखेंगे। कंसंट्रेट करने को मतलब समझते हैं कि फोकस करता है। जैसे मान लो कि ये बहुत सारा सनलाइट आ रहा है और ये एक मिरर पे ऐसे पड़ा और मिरर को हम लोग ऐसे अलाइन किए हुए हैं कि इसका सारा एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो समझ लो कि इतने सारे हीट एक जगह पर ट्रांसफर होंगे तो एफिशिएंसी कितना बढ़ेगा। इससे हम क्या करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं जिससे स्टीम बनती है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कंसंट्रेट करके हाई टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस की जाती है। हीट क्या करता है हमारा, हीट हमारा स्टीम प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे जो भी हीट होता है स्टीम प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लो कि ये स्टीम प्रोड्यूस हुआ, ये स्टीम प्रोड्यूस होने के बाद ये हमारा टरबाइन है, टरबाइन पे लगता है। ये हमारा कपल होता है जनरेटर से। जब ये टरबाइन ऐसे घूमता है तो हमारा जनरेटर भी घूमता है और यहाँ पे हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों में। यही प्रोसेस है। तो हम लोग डायग्राम देखते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो बहुत सिंपल हैं। हम पहले यहीं से शुरू करते हैं। हमारे पास एक होता है सिलेंड्रिकल पैराबोलिक कलेक्टर। अब जैसे मान लो कि सनलाइट ऐसे आया, इस पे लगने के बाद क्या होता है ना, जस्ट अ सेकेंड। जैसे मान लो कि सनलाइट ऐसे आया, टकराने के बाद क्या हुआ, ऐसे इस यहाँ पे लिक्विड पाइप होती है। जैसे सनलाइट आया ऐसे टकराया, सनलाइट आया है और जैसे यहाँ से भी सनलाइट आया तो इस पे लगा कंसंट्रेट होती है मतलब फोकस्ड होती है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से शुरू करते हैं। स्टोरेज टैंक से पानी आया, मोटर इसको पंप किया, पंप करने के बाद यहाँ इस ट्यूब तक फैलाया। अब यहाँ से सनलाइट आई, इस पर पड़ी तो ये हीट होना शुरू हुआ। जब हीट हुआ तो ये यहाँ पे है स्टोरेज टैंक के ऊपर से भरते गया। ऊपर हमारा हीट वाला है, नीचे हमारा कोल्ड पानी है, जो ये नॉर्मल पानी है जो भी है। अब ये जो हीट वाला पानी है इसके अंदर स्टीम बनना शुरू होता है। अब ये स्टीम क्या होती है, यहाँ पे वेपर जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र की जाती हैं और वेपर जब जनरेट होता है, जब स्टीम बनने लगती है तो यहाँ पे हम लोग एक पाइप के थ्रू से क्या करते हैं, टरबाइन पे स्ट्राइक करवाते हैं। जब हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन पे मारती है तो टरबाइन हमारा रोटेट करता है। जब टरबाइन रोटेट करता है तो यहाँ पे हमारा जनरेटर भी लगा हुआ है। जो जनरेटर रोटेट करता है फिर से वही बात कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है और हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, जो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। फिर अब जो स्टीम नीचे आई है वो क्या करता है, कंडेंसर उस गर्म स्टीम को, जो भी स्टीम हमारा हॉट है उसको कंटेंस करती है। कंडेंस का मतलब होता है कोल्ड करती है। जब भी स्टीम कोल्ड होता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट होता है फिर उसको क्या करते हैं, पंप के थ्रू हम लोग इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। फिर से हमारा ये यहाँ से स्टोरेज टैंक में आता है और ये प्रोसेस रिपीट होते रहता है। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सोलर कंपोनेंट। पहला सोलर कलेक्टर, ये एक पैराबोलिक ट्रफ होता है जो सोलर रेडिएशन को कंसंट्रेट कर फोकस करके एक स्पेसिफिक पॉइंट या लाइन पर फोकस करता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर फोकस करता है जिससे हीट इंक्रीज होती है। फिर आता है हमारा बॉयलर या स्टीम जनरेशन। हीट ट्रांसफर फ्लूइड की हीट से वाटर को हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करता है। जैसे हीट ट्रांसफर होता है फ्लूइड के अंदर तो क्या करता है, वो हीट से वाटर को हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करता है। हम लोग पढ़ते हैं कि हीट ट्रांसफर फ्लूइड होता क्या है। एसटीएफ मेनली वाटर का यूज़ करते हैं या कोई भी हम लोग लिक्विड यूज़ कर सकते हैं जो कि इजीली स्टीम में कन्वर्ट होता है। रिसीवर से हीट को बॉयलर स्टीम जनरेटर तक सेफली कैरी करता है। ये क्या करता है, रिसीवर से, जो भी रिसीवर है हमारा जहाँ पे चाहिए होगा, वो हीट को बॉयलर स्टीम से जनरेटर, जो भी स्टीम जनरेटर हमारा सेक्शन था, यहाँ पे जो स्टीम जनरेटर सेक्शन था यहाँ तक हमारा उसको कैरी करता है। अब उसके बाद है कि स्टीम टरबाइन। हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन ब्लेड्स पे स्ट्राइक करती है। जैसे ही हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन को, जो टरबाइन मतलब जो ब्लेड्स होती हैं उस पर स्ट्राइक करती है तो ब्लेड रोटेट होता है। जब टरबाइन रोटेट होती है तो क्या होता है, यहाँ से थर्मल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल में। जो हमारा जनरेटर होता है, ये जनरेटर ये क्या करता है, टरबाइन से कनेक्टेड होता है। ये टरबाइन है, मतलब जो भी ब्लॉक डायग्राम से समझाते हैं तो टरबाइन ऐसे ही बनाते हैं। बाकी जैसे मान लो कि टरबाइन ऐसे अगर बनाए
मान लो कि ये ब्लेड है, स्टीम लगी इस पे और ये ऐसे रोटेट होने लगी और यहाँ पे जनरेटर लगा है ऐसे। आपने बचपन में कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाया ही होगा। जनरेटर टरबाइन से कनेक्टेड होती है एंड मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कंडेंसर का काम समझा ही दिया है कि जो भी हमारा टरबाइन से निकलने वाली जो स्टीम होती है उसको कोल्ड करके वाटर में कन्वर्ट करता है और ये सिस्टम क्लोज लूप में होता है ताकि बार बार रिपीट करता रहता है। ये पंप पता है कि कंडेंस वाटर को अगेन बॉयलर में पंप करता है ताकि साइकिल रिपीट होता रहे। अब ये टॉपिक हमारी हो चुकी है कंप्लीट। हमारे पास एक और टॉपिक है थर्मल एनर्जी स्टोरेज, TES। थर्मल एनर्जी स्टोरेज आखिरकार होता क्या है? थर्मल एनर्जी स्टोरेज एक टेक्निक है। जो थर्मल एनर्जी स्टोरेज है एक तरीके का टेक्निक है, एक तरीके का मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी सोलर थर्मल एनर्जी जो भी बनता है उससे एनर्जी बनता है, हम लोग उसको स्टोर करके बाद में यूज़ करते हैं। मतलब एक तरीके की बैटरी है ये। जो भी एनर्जी बनती है सोलर थर्मल से हम लोग उसको स्टोर करते हैं ताकि बाद में यूज़ कर सकें जब सनलाइट अवेलेबल ना हो, जैसे कि नाइट में, रेनी सीजन में, क्लाउडी सीजन में जब नहीं रहता तो उस समय यूज़ कर सकते। एक तरीके की बैटरी है ये। अब इसका यूज़ सोलर हीटिंग, कूलिंग एंड पावर प्लांट्स में होता है। अब यहाँ पे इसका भी डायग्राम देखेंगे। हमारे पास ये सोलर कलेक्टर है जो बिजली बनाती है और स्टोरेज टैंक के अंदर इसको स्टोर करता है। हॉट एयर हॉट एयर लोडिंग घर के अंदर जाता है, फिर यहाँ से कोल्ड एयर रिटर्न होता है स्टोरेज टैंक में, फिर पंप होता है। ये प्रोसेस होते रहता है। आप लोग गलत मत समझ लीजिए कि एनर्जी को स्टोर करता है। यहाँ पे क्या होती है ना, एक प्रोसेस होती है। जैसे मान लो कि जो भी हम लोग पढ़े थे वहाँ पे सोलर थर्मल में, तो वो क्या करता है, लिक्विड को गर्म कर रहा था। तो ये सेम चीज़ करता है यहाँ पे। जैसे ये फिर कंसनट्रेटेड वाला जैसे यहाँ पे आया, ऐसे लिक्विड वो पाइप लगी हुई है, इसके अंदर कोई लिक्विड गर्म होता है तो ये गर्म को ऊपर से स्टोर करते जाता है। और जो भी हॉट एयर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारा यूज़ करने लगे, जैसे कि स्पेस हीटिंग में यूज़ करते हैं या जो भी हमारे काम लायक है। बाकी अगर जो भी ठंडा हो जाता है तो पंप की मदद से क्या करते हैं, फिर इसको प्रोसेस ऐसे ऐसे बार बार रिपीट करते रहते हैं। ये चार्जिंग लूप है हमारा और ये है हमारा डिस्चार्जिंग लूप। यहाँ पे ये चार्ज होता है और यहाँ पे ये डिस्चार्ज डिस्चार्ज का मतलब होता है यहाँ पे यूज़ होता है और यहाँ पे ये बनता है, जनरेट होता है। अब टाइप्स ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोरेज, किस किस टाइप के थर्मल एनर्जी स्टोरेज हमारे पास है। पहला सेंसिबल हीट स्टोरेज। इसमें जो टेम्परेचर चेंज के थ्रू से हीट स्टोरेज होती है। जो भी टेम्परेचर चेंज होता है लेकिन जैसे लाइक टेम्परेचर बढ़ी घटी, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से हीट को स्टोर होते हैं इसमें, जैसे कि हॉट वाटर टैंक इन सोलर वाटर हीटर। फिर हमारे पास लेटेंट हीट स्टोरेज। लेटेंट हीट का मतलब होता है कि जब फेज चेंज होते हैं, जैसे जो फेज चेंज मटेरियल्स होते हैं, जैसे पीसीएम जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, कि फेज चेंज जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में जब कन्वर्जन होता है तो उस पर जो हीट स्टोर होती है या रिलीज होती है उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट स्टोरेज। तीसरा हमारे पास थर्मोकेमिकल स्टोरेज। थर्मोकेमिकल स्टोरेज क्या होता है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन से हीट स्टोर होती है। जो भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होती है, तो उसके अंदर साथ साथ जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसके साथ क्या होता है, एक हीट हमारा बाहर निकलता है। तो उसी हीट को जब लोग स्टोर करते हैं तो वो होता है हमारा थर्मोकेमिकल स्टोरेज। अब हम लोग देखते हैं वर्किंग ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोरेज, मतलब थर्मल एनर्जी स्टोरेज कैसे काम करता है। सोलर कलेक्टर हीट प्रोड्यूस करती है। सोलर कलेक्टर हमारा हीट प्रोड्यूस किया। हीट स्टोरेज मीडियम जैसे कि वाटर पेन या मोल्टन सॉल्ट में स्टोर होती है, मतलब वाटर इस सब के फॉर्म में स्टोर होती है। जब हीट चाहिए होता है तो स्टोर एनर्जी रिलीज होती है। जब भी हमको हीट चाहिए होता है तो जो स्टोर एनर्जी होती है उसको रिलीज किया जाती है। जो भी रिलीज हीट से जो रिलीज हीट हुआ, जैसे कि हमने बताया कि स्पेस हीटिंग कर सकते हैं, कूलिंग या सिस्टम जनरेशन, कुछ भी स्टीम जनरेशन हम लोग उससे बना सकते हैं। अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये हमारा सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम में यूज़ होता है। सोलर थर्मल पावर प्लांट पे यूज़ होता है। जैसे भी जो भी इसका एनर्जी होता है उसको हम लोग स्टोर करते हैं। सोलर एयर कंडीशनिंग मतलब ठंडा में यूज़ होता है। हम लोग ठंडा हवा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट पे भी, जहाँ पे इंडस्ट्रियल में जो भी हीट प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ सोलर थर्मल एनर्जी। सोलर थर्मल एनर्जी का यूज़ सोलर रेडिएशन को हीट में जो जैसे कि जानते हैं कि जो भी सोलर थर्मल एनर्जी क्या करता है, जो भी सन की जो एनर्जी होती है, जो सन की जो हीट होती है उसको क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके यूज़ किया जाता है। सन की हीट को एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। इस हीट का एप्लीकेशन डोमेस्टिक मतलब घरेलू, इंडस्ट्रियल एरिया में, पावर जनरेशन एंड कूलिंग सिस्टम में यूज़ होता है। अब इसकी मेजर एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे डोमेस्टिक में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे सोलर वाटर हीटर,
जो सोलर वाटर हीटर होता है जिसमें जैसे कि नहाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए हम गर्म पानी का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग सोलर वाटर हीटर का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा स्पेस हीटिंग। जैसे कि कहीं जो ठंडी जगह है, जैसे कि अभी ठंडी का टाइम चल रहा है, तो हम लोग उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, स्पेस हीटिंग भी कर सकते हैं। और हम लोग स्विमिंग पूल हीटिंग, मतलब गर्म पानी को स्विमिंग पूल में डालना है तो हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकंड है हमारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसमें जो प्रोसेस हीट होती है, जैसे टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, इन सब चीज़ों में जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। और इसका जब यूज़ करते हैं हम लोग क्रॉप्स को सुखाने के लिए, फूड प्रोडक्ट्स में हम लोग यूज़ करते हैं इसका। बॉयलर फीड वाटर प्री हीटिंग में हम लोग भी यूज़ करते हैं इसका। फिर तीसरा हमारा पावर जनरेशन, सोलर थर्मल पावर प्लांट में भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं। चौथा हमारा सोलर कूलिंग एंड एयर कंडीशनिंग, जो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सोलर हीट से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो भी सोलर हीट होता है उससे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। होटल्स में यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, सोलर ड्रायर्स यूज़ करते हैं क्रॉप्स को सुखाने के लिए। ग्रीन हाउस हीटिंग में भी हम लोग यूज़ करते हैं। और सॉइल वार्मिंग, जैसे ज़मीन को गर्म करना है तो हम लोग वहाँ भी यूज़ करते हैं। हम लोग देखते हैं कि सोलर थर्मल एनर्जी का लिमिटेशन आखिर है क्या। सोलर थर्मल एनर्जी क्लीन एंड रिन्यूएबल है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में कुछ टेक्निकल एंड इकोनॉमिक लिमिटेशन। जैसे हमको पता है कि जो सोलर थर्मल है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, तो उनको हम लोग इसमें देखेंगे। पहला है कि वेदर डिपेंडेंसी। हम सबको पता है, ये कॉमन सेंस की बात है कि जो सनलाइट होती है उस पर डिपेंडेंट है हमारा पूरा सोलर वाला। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, जो वेदर डिपेंडेंट, मतलब वेदर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे। रेनी सीजन है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, नाइट में लगभग 0 के बराबर रहती है। क्लाउडी सीजन में, बरसात के टाइम में लगभग ना के बराबर ही रहती है। और अगर किसी ने अगर सोलर पैनल लगवाया होगा अपने घर में तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, हाई इनिशियल कॉस्ट होती है। उसके बाद आता है एनर्जी स्टोरेज प्रॉब्लम। हमको पता है कि जैसे सन की जो एफिशिएंसी, मतलब जो सन की जो लाइट होती है वो कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। उसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिससे बहुत दिक्कतें होती हैं। तो हमें क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने की नीड होती है, मतलब बैटरी की नीड होती है। फिर होता है लार्ज लैंड रिक्वायरमेंट। अगर आपने घर पे लगवाया होगा तो छोटी जगह पर अगर लगवाएंगे तो ज़्यादा नहीं करता है। जैसे देखते हैं कि बहुत जगह पे पूरे छत पे लगा होता है, फिर भी वो पूरे घर का लोड नहीं सह पाता, मतलब उसको बहुत ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि बहुत बड़े पैनल पे लग सके। और उसके बाद जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है उसकी बहुत ही कम होती है, हीट लॉसेस होता है, हीट का इधर उधर चले जाना, ओवरऑल एफिशिएंसी की बहुत कम हो जाती है। और मेंटेनेंस इशू भी होता है, जैसे कि उसके ऊपर जो मिरर्स होती हैं उसको बार बार साफ़ करना पड़ता है, रेगुलर क्लीनिंग चाहिए। और उसके बाद होता है लोकेशन डिपेंडेंसी, मतलब लोकेशन के ऊपर भी काम करता है। जैसे मान लो कि हम लोग ऐसे जगह सोलर लगा दिए जहाँ पे कहीं सन की लाइट पड़ती ही नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब एक टॉपिक है फोकसिंग एंड कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स। जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था सोलर थर्मल वाले में कि एक कंसंट्रेटेड हमारा कलेक्टर होता है जिस पर सनलाइट पड़ती है और वो हीट करता है लिक्विड को। तो इसमें देखते हैं थोड़ा सा क्या है ये। फोकसिंग और कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर आर दो थर्मल कलेक्टर्स, जो मतलब वैसे थर्मल कलेक्टर्स जो मिरर्स या लेंसेज की हेल्प से क्या करता है, जो सन की जो लाइट या सन की जो एनर्जी होती है उसको एक स्मॉल एरिया पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं या कंसंट्रेट करते हैं। इस कंसंट्रेशन से क्या होता है, जो भी टेम्परेचर होता है, जो जो हीट होती है वो 300 से 1000 डिग्री ज़्यादा और प्रोड्यूस होती है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ इस प्रकार होता है। ये पैराबोलिक शेप में होता है, जैसे वो सनलाइट ऐसे पड़ी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस जो भी हमारा रिसीवर ट्यूब है उसके ट्यूब के ऊपर पड़ता है हमारा। ये देखो, ये ट्यूब पे पड़ी, इधर से लाइट आई, इस ट्यूब पे पड़ी, इधर से लाइट आई और इस ट्यूब पे पड़ी। जब इस ट्यूब पे पड़ता है तो इस ट्यूब की जो हीट होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसके अंदर जो भी फ्लूइड होता है वो भी गर्म हो जाता है। इधर से फ्लूइड डालते हैं और इधर से निकालते हैं तो गर्म होकर निकलता है। और ये हमारा रिफ्लेक्टर है हमारा, और ये सभी तो स्टैंड है कि उस पर खड़ा है। लगभग ख़त्म ही है। अब देखते हैं कैसे काम करता है। सनलाइट को कलेक्ट या कंसंट्रेट करता है रिफ्लेक्टिंग मिरर, जो कि पैराबोलिक शेप यूज़ होते हैं इसके अंदर। रिसीवर या ऑब्जर्वर पर फोकस पर होता है, मतलब जो भी रिसीवर या ऑब्जर्वर होता है वो फोकस मतलब एकदम सेंटर पे होता है। हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए सूटेबल होता है, जहाँ पे भी हाई टेम्परेचर चाहिए वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग।
मोस्टली डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पर ही वर्क करता है। अब सोलर रेडिएशन 3 टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्टेड, डिफ्यूज्ड और डायरेक्ट। तो ये ज़्यादातर किस पे काम करता है? डायरेक्ट पे। देखिए डायरेक्ट सनलाइट आई, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे चली गई। तो यूनिट 2 भी खत्म हो चुका है, यूनिट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, यूनिट 3, 4, 5 बहुत ही जल्द अपलोड कर दी जाएगी एग्जाम से एक दिन पहले। जिस किसी को भी रिवीजन करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी नोट्स की। अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो उसको सिंपली क्या करना है, उसको जाना है AKTU रैंकर्स पे। तो AKTU रैंकर सर्च करेंगे, टॉप पे ही आएगा वेबसाइट, और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वेबसाइट ओपन हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब आपको कहाँ पे जाना है, ये जो प्रीमियम स्टोर दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है। प्रीमियम स्टोर पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ से नोट बाई करने को ऑप्शन दे रहा। तो आप लोग जैसे RER का यूनिट 2 हो गया तो यूनिट 1 2 सेलेक्ट करेंगे। जो भी पेमेंट करना हम लोग पे कर देंगे यूनिट पे। ये आपको पेमेंट गेटवे के लिए पास लेके जाएगा, आप यहाँ से पेमेंट कर देंगे। या अगर आप पाँचों यूनिट का एक साथ लेना चाहते हैं तो बाई फुल सब्जेक्ट आपको सिर्फ 44 रुपीज़ में मिलेगा। यहाँ पे 6 रुपये का डिस्काउंट मिलता है एक साथ खरीदने पे। अगर आप चाहते हैं तीनों सब्जेक्ट AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और RER का, तो वो आपको सीधा मिलेगा 121 रुपये में। आप बहुत बचत करते हैं यहाँ पे। मेगा बंडल है हमारा यहाँ पे, आप लोग खरीद सकते हैं इसको। अगर किसी को दिक्कत आ रही है खरीदने में, बाई करने में दिक्कत आ रही है कि कुछ पेमेंट इशू आ रहा है, तो वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे, या जो AKTU रैंकर्स की जो इंस्टा ID है आप लोग वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, या वेबसाइट में भी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर यूनिट 3 में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द प्रॉम्प्ट कोडर में। अभी हम लोग करेंगे RER का यूनिट 3। तो इसमें जो पहला टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी आखिर होता क्या है? जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो हीट स्टोर्ड है इनसाइड अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर जो हीट स्टोर्ड है। जैसे कि बात है कि जो जैसे हम लाइक हर 25 किलोमीटर पे 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं धरती के अंदर, तो वहाँ पे जो हीट स्टोर है वहाँ से ऑब्टेंड होती है, मतलब जो एनर्जी होती है वहाँ से ऑब्टेंड होती है, जो कि पावर जनरेशन एंड हीटिंग पर्पस में यूज़ किया जाता है। जो हीट हमारे अर्थ के अंदर स्टोर है उसको ऑब्टेंड करते हैं हम लोग, वहाँ से उसको निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड यूज़ करते हैं पावर जनरेशन के लिए। उसी को हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। रिसोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी आखिर है क्या? पहला है हॉट वाटर रिजर्वायर्स। अर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर हॉट वाटर स्टोर है। अर्थ के अंदर मतलब ज़मीन के अंदर, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म जो पानी होता है वो स्टोर है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए सबसे कॉमन रिसोर्सेज हमारा यही है। फिर आता है सेकेंड है ड्राई स्टीम रिजर्वायर। डायरेक्ट स्टीम अवेलेबल होती है, मतलब नेचर में डायरेक्ट स्टीम अवेलेबल होता है। गर्म जो स्टीम होती है वो अवेलेबल होता है। स्टीम क्या करता है, डायरेक्टली टरबाइन को, और टरबाइन पे स्ट्राइक करती है, टरबाइन रोटेट करता है। तीसरा हमारे पास हॉट ड्राई रॉक्स। कुछ ऐसे रॉक्स से पत्थर होते हैं जो जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसको हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियली वाटर इंजेक्ट करके हम लोग स्टीम बना सकते हैं उसका। फिर है हमारे पास मैग्मा। जो मॉल्टेन रॉक्स होते हैं अर्थ के अंदर वो होते हैं मैग्मा हमारे। वेरी हाई टेम्परेचर पे होते हैं सोर्सेज, जैसे एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ना, इसका जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में जो सोर्स का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। पांचवा हमारा जियोथर्मल ग्रेडियंट। अर्थ के अंदर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होती है। अर्थ के अंदर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होती है, एवरेज इंक्रीज 30 डिग्री पर किलोमीटर। जैसे जैसे अर्थ की मतलब पर किलोमीटर 30 डिग्री था, मैंने पहले शायद गलती बोल दिया कि हर 25 किलोमीटर पे 10, पर किलोमीटर 30 डिग्री के नियर अबाउट टेम्परेचर बढ़ती जाती है। ये मे बी 32 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, एक एवरेज लिया गया। अब हम लोग देखते हैं इसका डायग्राम जियोथर्मल का कि कैसे वर्किंग करता है इसका। ये मान लेते हैं कि अर्थ के अंदर जियोथर्मल रिजर्वायर्स है। देखो प्रोडक्शन वेल लगा हुआ है एक तरीके से यहाँ पे। यहाँ से क्या होता है, स्टीम यहाँ से स्टीम को खींचा जाता है, ऊपर स्टीम को खींचा जाता है। जब स्टीम खींचा जाता है यहाँ से, फिर उसको इधर की तरफ टरबाइन की तरफ स्ट्राइक किया जाता है। जब टरबाइन पे लगता है, शाफ्ट से कनेक्ट होता है हमारा जनरेटर, और जनरेटर और टरबाइन शाफ्ट से कपल्ड होते हैं, तो ये फिर रोटेट करता है। ये क्या करता है, जो भी स्टीम होता है स्ट्राइक करता है, तो ये क्या करता है,
रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। रोटेशनल क्या करता है, रोटेशनल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। फिर हमारे पास होता है ट्रांसफार्मर, उसका हम लोग क्या करता है, लोड के पास उसको यूज़ करते हैं। बाकी जो स्टीम बचता है, जो स्टीम जैसे स्ट्राइक होकर नीचे आती है, तो जो भी स्टीम आती है उसको यहाँ से हम क्या करते हैं, कूलिंग टावर होता है, कूलिंग टावर के जरिए इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इंजेक्शन वेल के थ्रू हम इसको फिर से वापस धरती के अंदर ही बंद कर देते हैं, और ये साइकिल रिपीट होते रहता है हमारा। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी कन्वर्जन। जियोथर्मल एनर्जी कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग थर्मल एनर्जी ऑफ अर्थ इनटू इलेक्ट्रिकल और यूजफुल हीट। जियोथर्मल एनर्जी हमारा क्या है, एक जियोथर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जो जियोथर्मल एनर्जी कन्वर्जन होता है, एक हमारा प्रोसेस होता है जो भी हम क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी को, जो भी कि मतलब अर्थ का जो थर्मल एनर्जी है, जो हीट है अर्थ का, उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट करते हैं या किसी भी यूजफुल हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग थर्मोडायनेमिक साइकिल। मतलब थर्मोडायनेमिक साइकिल यूज करते हैं हम लोग। थर्मोडायनेमिक साइकिल में यहाँ पे कौन सा, रैनकन साइकिल यूज होता है हमारा। अब इसमें पहला आता है इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन। इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन में तो वही जानते हैं कि एक प्रोसेस होता है, मैं इसमें क्या करेंगे, जियोथर्मल हीट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। सॉरी, टरबाइन नचेगा, टरबाइन से जनरेटर नचेगा, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। वर्किंग कैसी है, कैसे काम करता है ये। हॉट वाटर या स्टीम क्या होता है, रिजर्वायर से निकाली जाती हैं, और जो भी हमारा प्रोडक्शन बिल था उसके थ्रू निकालते हैं हम लोग। स्टीम जो होती है वो स्ट्राइक करती है, टरबाइन को रोटेट करती है, टरबाइन जनरेटर को ड्राइव करता है, मतलब उसको चलाता है, रोटेट करता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और यूज वाटर, जो भी यूज वाटर होता है उसको ग्राउंड में री इंजेक्ट कर दिया जाता है। फिर आता हम यहाँ पे देखते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक साइकिल कैसे है। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक साइकिल जैसे इसमें हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम लोग डायग्राम बनाए। यहाँ पे प्रेशर इधर है और वॉल्यूम इधर है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसे जैसे जैसे वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ाएंगे ये ऊपर जाएगा। एक पॉइंट के बाद क्या होगा, फिर से ये ऐसे होने लगेगा। और स्टार्ट ही यहाँ से होता है 1 से 2, तो स्टार्ट होने में हल्का सा प्रेशर कम लगा और वॉल्यूम ज़्यादा। फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, और ये साइकिल रिपीट होते रहती है। अब आता है नॉन इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन। जरूरी नहीं है कि जो अर्थ के अंदर जो हीट पहले से अवेलेबल है उसको हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में ही बनाएं। कहीं कहीं पे हमें क्या होता है, हीट की ज़रूरत होती है और हम उस हीट को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक बार पढ़ लेते हैं इसका डेफिनेशन है क्या। नॉन इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन क्या होता है, डायरेक्ट यूज़, मतलब जियोथर्मल हीट का डायरेक्ट यूज़ करना, मतलब बिना इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किए, विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। एप्लीकेशंस क्या है इसके, स्पेस हीटिंग, जैसे कोई गर्म जगह, कोई ठंडी जगह है उसको गर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ग्रीन हाउस हीटिंग में भी यूज़ करते हैं हम लोग। क्रॉप सुखाने के लिए, ड्राइंग करने के लिए हम गर्म हवा का यूज़ करते हैं। हॉट वाटर सप्लाई, अगर कहीं पे हॉट वाटर की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे सप्लाई करते हैं। या एक्वाकल्चर, फिश फार्मिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। एडवांटेज क्या है, सिंपल सिस्टम होता है इसका, हाई एफिशिएंसी होता है और लो कॉस्ट होता है क्योंकि नेचर में मिलता है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। Environmental consideration refer to the positive and negative environmental impact of geothermal power plants। तो इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जैसे जो भी हम जियोथर्मल यूज़ कर रहे हैं उसका पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट क्या है इन्वायरमेंट के ऊपर, मतलब हमारे नेचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका अगर हम यूज़ करते हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या निगेटिव इम्पैक्ट है। तो पहले हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की। पॉजिटिव इम्पैक्ट, वेरी लो कार्बन एमिशन, मतलब बहुत ही कम कार्बन एमिशन होता है इससे। रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमारा ये, कोई फ्यूल कंबसन नहीं होता है इसमें, हम किसी भी तरह के फ्यूल को नहीं जलाते हैं। अर्थ में जो पहले से हीट अवेलेबल है उसी को हम लोग यूज़ करते हैं। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, लैंड श्रिंकिंग ड्यू टू फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, जब हम फ्लूइड निकालते हैं तो लैंड थोड़ा बहुत श्रिंक करता है। वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू डिजॉल्व मिनरल्स, कुछ मिनरल्स के डिजॉल्व होने की वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। एमिशन ऑफ गैसेज लाइक H2S एंड CO2, मतलब जो हमारा H2S गैस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका एमिशन होता है। नॉइज पोल्यूशन ड्यूरिंग ड्रिलिंग, जब ड्रिलिंग करते हैं तो इसमें नॉइज पोल्यूशन भी होता है। अब हमारा कंट्रोल मेजर्स, हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। री इंजेक्शन ऑफ जियोथर्मल फ्लूइड्स, जो भी जियोथर्मल फ्लूइड है उसको री इंजेक्ट करेंगे। प्रॉपर साइट सिलेक्शन करेंगे, जो भी साइट सिलेक्शन जहाँ पे भी हम ये चीज़ें कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे भी जियोथर्मल
पावर प्लांट बना रहे हैं वहाँ पे हम प्रॉपर साइट सिलेक्शन करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। गैस ट्रीटमेंट सिस्टम, जो हैज़ार्डस गैस है या टॉक्सिक गैसेस है जो रिलीज़ हो रही है, उनको क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से ट्रीट करेंगे, मैनेज करेंगे ताकि नेचर को हार्म ना करे। अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स को, उसके पॉइंट्स को डिफाइन कर देना है आंसर लिखते टाइम। तो इसमें क्या करना है, जैसे जो भी ये थोड़ा बहुत है, इन सब चीज़ों को क्या करना है, हल्का हल्का डिफाइन कर देना है अपने एग्जाम्पल में। बहुत बच्चे क्या होता है कि जैसे हमने जो लिखा है वो सोचते हैं कि वही लिख दें, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया कि उसको खुद से डिफाइन कर दें। अब आते बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा MHD पावर प्लांट, MHD पावर प्लांट, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स पावर प्लांट। तो MHD पावर प्लांट क्या होता है, एक तरह का सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं हम लोग डायरेक्टली फ्रॉम अ मूविंग कंडक्टिंग फ्लूइड विदाउट यूजिंग अ टर्बाइन। मतलब एक मूविंग कंडक्टिंग फ्लूइड का हम लोग यूज़ करते हैं बिना टर्बाइन के मूविंग किए हुए। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, किस पे काम करता है, फैराडेज लॉज। फैराडे लॉ अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता था, एक कॉइल होती थी और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता था। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इसमें नहीं होता था, इसके अंदर जब हम मैग्नेट को रोटेट करते थे या आगे पीछे करते थे तो इसमें क्या होता था, इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती थी। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे, बेस्ड ऑन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन कंडक्टिंग फ्लूइड मूव्स। जब भी कंडक्टिंग फ्लूइड मूव होता है तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज प्रोड्यूस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू और एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। वर्किंग कैसे करता है, वी बर्न द फ्यूल एंड हाई टेम्परेचर गैस इज प्रोड्यूस। जब हम एक फ्यूल को जलाते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास एक फ्यूल है, उसको जलाते हैं तो हाई टेम्परेचर गैस बनता है। उस गैस को क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं और प्लाज्मा बनाते हैं। प्लाज्मा पता ही होगा कि मैटर का जो फोर्थ स्टेट होता है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, तो वैसे ही ये 3 स्टेट हो गया, चौथा स्टेट होता है हमारा प्लाज्मा। जब हम किसी जो हाई टेम्परेचर गैस होता है उसको जब हम लोग आयोनाइज करते हैं तो प्लाज्मा बनता है। अब क्या करते हैं, उस प्लाज्मा को हम लोग, जो भी प्लाज्मा है उसको मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम लोग फ्लो कराते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स कलेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। एक पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसपे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट हमको पावर आउटपुट मिलता है। डायग्राम की मदद से समझेंगे कैसे क्या करता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं डायग्राम की मदद से। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास है साउथ पोल। और जैसा कि हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा कहाँ से होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ऐसा हमारा डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे हमारा एक फ्यूल है, इसको जब बर्न किए, बर्न करने के बाद जो हमारा गैस प्रोड्यूस हुआ, जब उसको आयनाइज किया तो हमारे पास बना प्लाज्मा। ये हमारा प्लाज्मा। अब इसको अच्छे समझ से देखिए, ये हमारे पास प्लाज्मा और यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, एक हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक है नीचे हमारे पास निगेटिव इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए प्लाज्मा जल रहा है, जब जल रहा है तो क्या हो रहा है, जो प्लाज्मा जब बना हमारा, तो प्लाज्मा इसमें क्या करेगा, ये एक तरीके का फ्लूइड होता है जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। उसी से क्या होगा, इन इलेक्ट्रोड्स पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करेंगे। और कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, कहीं भी यहाँ से अगर हम लोड लगा देते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे उस इलेक्ट्रिक करंट को। तो ऐसे ही काम करता है, प्लाज्मा का यूज़ करते हैं। ये सेम चीज़ होता था उसमें। और यहाँ पे अगर जैसे मान लो कि अगर हम कॉइल लगा दें, जो कॉपर का कॉइल होता है, वो कॉइल को अगर ऐसे ऐसे मूव करे तो क्या होगा, एक उस कॉइल के अंदर करंट आना शुरू हो जाएगा और हम इस 2 टर्मिनल से हम लोग करंट को यूज़ कर सकते हैं। ये फैराडे लॉज होता था जब हम लोग ये जो वर्किंग है जनरेटर के अंदर होता है ज़्यादातर, जनरेटर के अंदर ही होता है ज़्यादातर। का मतलब क्या, मतलब उसके अंदर ही होता है जनरेटर का ये है। लेकिन इसमें लोग प्लाज्मा का यूज़ करते हैं। प्लाज्मा एक तरीके का लिक्विड फ्लूइड है, मैटर का फोर्थ स्टेट है। जब जलता है, मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करता है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रोड के ऊपर हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसकी हाई एफिशिएंसी होती है, कोई मैकेनिकल पार्ट मूव नहीं करना होता। यहाँ पे फ्यूल जलाते हैं बस, और ये अपने आप, जैसे जिसकी फ्लेम्स कम ज़्यादा होती रहती है उसके बेसिस पे ये होते रहता है। फास्ट रिस्पॉन्स टाइम है, जो इसका रिस्पॉन्स टाइम है बहुत ही फास्ट है। अब लिमिटेशंस हम लोग देखते हैं क्या है। लिमिटेशन हमको बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपेंसिव मटेरियल्स होता है, आयनाइजेशन करना एक प्रोसेस बहुत अपने आप में ही बहुत एक्सपेंसिव है। प्लाज्मा हैंडलिंग डिफिकल्ट होता है, जो प्लाज्मा होता है उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है।
इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक, ये एक तरीके से फ्यूल सेल और इसके टाइप्स पढ़ेंगे और ये यूनिट खत्म। तो फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। जैसे बैटरी में होता है, बैटरी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो एक फ्यूल सेल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को और किसी भी ऑक्सीडेंट को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिना किसी कंबसन, मतलब कोई चीज़ बिना जलाए, किसी बिना किसी चीज़ को जला हुआ क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है या हीट प्रोड्यूस करता है, एंड वाटर एज आउटपुट ये प्रोड्यूस करता है। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है फ्लूइड सेल का, मतलब फ्यूल सेल कैसे काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ फ्यूल सेल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये जो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है उसी पे ये बेस्ड है। बिटवीन अ फ्यूल, जो जनरली हाइड्रोजन हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर फ्यूल एज अ एन ऑक्सीडेंट, ऑक्सीजन और एयर का यूज़ किया जाता है एज अ ऑक्सीडेंट विच रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को एक तरीके से जनरेट करता है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मतलब ऑक्सीडेंट क्या होता है। ऑक्सीडेंट एक तरीके का क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेंट जो भी हमारा होता है एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्सीडेशन को कॉज करता है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है और ऑक्सीजन गेनिंग, मतलब जो ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम लोग गेन करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, जो भी हाइड्रोजन होते हैं उसको रिमूव करते हैं, विच रिजल्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। फ्यूल सेल में फ्यूल ऑक्सीडेंट एनोड पर होता है। जो भी फ्यूल सेल में क्या होता है, जो भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिंग ऑक्सीजन एंड रिमूविंग हाइड्रोजन, वो कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है हमारा। और क्या करें, रिडक्शन जो होता है वो कैथोड पे होता है। और हमारा जो ये एनोड होता है ये हमारा नेगेटिव होता है और कैथोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे बैटरी में देखा होगा आपने, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। जो माइनस होता है इसको बोलते हैं हम लोग एनोड, और पॉजिटिव वाले को बोलते हैं कैथोड। तो नेगेटिव साइड पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे रिडक्शन होता है, दो प्रोसेस होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो करते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एक्सटर्नल सर्किट, जो बाहर के जो सर्किट होते हैं उससे फ्लो करती हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन फ्लो से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उससे से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। वो कोई भी फ्यूल का जलाते नहीं, मतलब इसमें हाइड्रोजन को जलाया नहीं जाता है, कोई भी बर्निंग प्लेस नहीं करती है, मतलब एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। डायग्राम से मतलब समझेंगे, यहाँ पे हम लोग, हमारे पास देखो यहाँ पे एनोड है, नेगेटिव साइड है, यहाँ पे नेगेटिव साइड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे कैथोड साइड पे रिडक्शन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से ऐसे ट्रांसफर हो, जैसे हाइड्रोजन गैस इधर से गया, जो भी यहाँ पे है, जो भी अनयूज हाइड्रोजन है वो यहाँ निकलता है, साथ में इसके साथ पानी भी आता है। और जो भी हमारा OH माइनस है इधर गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले और इधर गए। इधर जाने के बाद क्या करता है, ऑक्सीजन हम लोग इधर इनलेट कराते हैं और जो भी अनयूज्ड ऑक्सीजन है यहाँ पे आते हैं। रिडक्शन यहाँ पे हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचे चले आए, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, तो करंट का फ्लो कैसे होगा, ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। तो ऐसे ही फ्यूल सेल काम करता है और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो भी लोड है लगा लेंगे, काम अपना हो जाएगा। वर्किंग कैसे देखते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल एनोड साइड पर सप्लाई किया जाता है। जो भी हाइड्रोजन फ्यूल है क्या करते हैं, एनोड साइड जो नेगेटिव साइड है वहाँ पे सप्लाई करते हैं हाइड्रोजन को। एनोड पर हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स में स्प्रेड होते हैं। और उसमें क्या होता है, जो भी हमारा एनोड साइड पे जो भी हाइड्रोजन है वो दो चीज़ में स्प्लिट होते हैं, मतलब टूट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि आयंस के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, दो चीज़ के फॉर्म में वो स्प्लिट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट्स के थ्रू फ्लो करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो एक्सटर्नल सर्किट है, बाहर की सर्किट, उसके थ्रू क्या करता है, ये फ्लो करता है एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब जाहिर सी बात है कि जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो हमारे इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कैथोड तक रीच करती हैं। जो भी हमारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं
वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या करता है, कैथोड तक पहुंचती हैं। कैथोड पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर में हीट बनाती हैं। कैथोड पे जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट था, जो भी मतलब हाइड्रोजन आयंस थे, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल एंड देयर वर्किंग। कौन कौन से फ्यूल सेल होते हैं, कितने टाइप के होते हैं उनका, और वर्किंग क्या है। पहला हमारे पास PEMFC, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। ये एक तरीके का फ्यूल सेल है जो यूज़ करता है पॉलीमर मेम्ब्रेन का, एक पॉलीमर मेम्ब्रेन होता है उसका यूज़ करता है एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के मतलब एज ए इलेक्ट्रोलाइट ये क्या यूज़ करता है, पॉलीमर मेम्ब्रेन का यूज़ करता है, और ऑपरेट होता है बहुत ही लो टेम्परेचर पे। इसका वर्किंग देख लेते हैं। हाइड्रोजन एनोड पर आयनाइज होता है, मतलब निगेटिव साइड पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयनाइज होता है। प्रोटॉन्स मेम्ब्रेन के थ्रू कैथोड तक जाते हैं, मतलब एक मेम्ब्रेन होता है जिसके तरफ कैथोड की तरफ वो जाते हैं हमारे। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से बाहर आते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन से फ्लो करते हैं, मतलब जो भी एक्सटर्नल सर्किट होता है इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्लो करते हैं। एक्सटर्नल मतलब एक तरीके से बाहर का सर्किट होता है, यहाँ पे सर्किट होता है, इसी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है अपना। ऑक्सीजन कैथोड पर रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करता है। जो भी ऑक्सीजन होता है हमारा, आई थिंक यहाँ पे होगा एनोड और यहाँ पे होगा कैथोड। थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कैथोड पे रिएक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। अब लिमिटेशन क्या है, एक्सपेंसिव कैटलिस्ट का यूज़ करता है ये, सेंसिटिव होता है फ्यूल इम्पेरेटिव्स को, अगर मतलब थोड़ी भी गंदगी है तो अच्छे से काम नहीं करेगा। हाइड्रोजन स्टोरेज इशू होता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन को हम लोग यूज़ मतलब स्टोर नहीं कर पाते। फिर हमारे पास SOFC, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। एक तरीके का फ्यूल सेल है जो यूज़ करता है सॉलिड सेरेमिक इलेक्ट्रोलाइट का, मतलब एक सॉलिड सेरेमिक इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करता है और ऑपरेट होता है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, ऑलमोस्ट 800 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस। वर्किंग क्या है इसका, ऑक्सीजन आयंस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू एनोड पर की तरफ मूव करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, आयंस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू एनोड की तरफ मूव करता है। फ्यूल एनोड पर ऑक्सीडाइज होता है, जो भी फ्यूल होता है वो नेगेटिव साइड पर, नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। और इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो होते हैं। हर में देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्सटर्नल सर्किट से ही फ्लो होता है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। डायग्राम ये है, डायग्राम लगभग ऑलमोस्ट सब में सेम ही है, बस जो भी कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है उसको चेंज कर देना है। लिमिटेशन क्या है कि हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है इसका, मतलब ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। मटेरियल डिग्रेडेशन, मतलब मटेरियल जल्दी ख़राब हो जाती है। लॉन्ग स्टार्टअप टाइम, मतलब शुरू होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अब आते हैं हम लोग FAFC, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल। जो हमारा PAFC है वो यूज़ करता है फॉस्फोरिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट। आप लोग एक चीज़ नोटिस किया होंगे, जो भी फ्यूल सेल होता है उसमें बस हम लोग इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड यूज़ होता है। बहुत ही डेंजरस एसिड होता है ये, जो ऑपरेट होता है मीडियम टेम्परेचर पे ये ऑपरेट होता है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन एट एनोड, मतलब जो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन वो एनोड के पास होता है, और ऑक्सीजन रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन ये कैथोड के पास होता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू। और इसमें डायग्राम आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये एनोड है, नेगेटिव साइड, बीच में हमारा एक और लगा हुआ है ये, यहाँ पे हमारे पास एनोड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और यहाँ पे कैथोड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, जो उसमें हम लोग फॉस्फेरिक एसिड यूज़ कर रहे थे, वो है यहाँ पे। और यहाँ पे कैथोड है हमारा पॉजिटिव साइड, ऑक्सीजन यहाँ से इनलेट, और यहाँ से डिप्लीटेड ऑक्सीडेंट एंड प्रोडक्ट गैसेज आउट होते हैं। हाइड्रोजन यहाँ से हम लोग देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और हम लोग यूज़ करते हैं। लिमिटेशन क्या, बल्कि सिस्टम होता है, बहुत भारी सिस्टम है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एनोड है, फिर एनोड का कैटलिस्ट है, फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, फिर कैथोड के कैटलिस्ट है, फिर हमारा यहाँ पे कैथोड है। तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है। मॉडरेट एफिशिएंसी, जो इसकी एफिशिएंसी होती है लगभग 40 to 50% है। अब हमारा ये हमारे साथ लास्ट है, ये लास्ट है MCFC, मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल। तो MCFC यूजेस मोल्टेन कार्बोनेट सॉल्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। जो नाम है वही चीज़ हम लोग इसमें यूज़ भी करते हैं। मोल्टेन कार्बोनेट का
जो भी मोल्टन कार्बोनेट सॉल्ट होते हैं उसको एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करता है और हाई टेम्परेचर पे ये भी ऑपरेट होता है 650 डिग्री सेल्सियस के आसपास। वर्किंग क्या है, जो भी हमारा कार्बोनेट आयंस होते हैं वो कैथोड टू एनोड मूव करते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव साइड से, जैसे ये हमारा पॉजिटिव साइड है, इधर से इधर की तरफ पे निगेटिव साइड की तरफ पे ये क्या करेगा, मूव करेगा। फ्यूल रिएक्ट विथ आयंस एट एनोड, जो भी हमारा फ्यूल होता है वो क्या करता है, आयंस जो भी नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ के जो आयंस होते हैं हमारा OH माइनस, वहाँ से क्या करता है ये फ्यूल हमारा रिएक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, इसमें भी जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर वाले सर्किट से फ्लो करती है, बाहर की जो एक सर्किट होती है उससे हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है और इलेक्ट्रिसिटी और हीट इसमें भी प्रोड्यूस होता है। फ्यूल सेल में जितने भी है उसमें एक पॉइंट लिखना है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो बाहर से होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो नाम रहेगा, जैसे हमारा इसमें नाम था MCFC, मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल, तो उसमें मोल्टन कार्बोनेट सॉल्ट को हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो बाकी सब में यही चेंज करना है, बाकी कितने टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रहा है। फ्यूल सेल क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू क्या करता है कंटिन्यूअस हीट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। इसमें किसी भी चीज़ को हमको जलाना नहीं है, मतलब कोई भी फ्यूल को हम लोग जलाते नहीं है एनर्जी पाने के लिए। इसमें भी डायग्राम है, यहाँ से हाइड्रोजन गया, ऑलमोस्ट सब सेम डायग्राम है, बस जो हम लोग एक यहाँ पे पढ़े थे जो हमारा ये है PAFC, इस पर थोड़ा बल्कि डायग्राम था, बाकी है इजी, बाकी सब लगभग इसमें भी सेम ही है। हाइड्रोजन यहाँ से गया, यहाँ से वाटर आया और ये ऐसे हैं। फिर यहाँ पे हमारा एनोड नेगेटिव साइड, फिर यहाँ पे हम लोग ट्राइऑक्साइड आयंस का यूज़, कार्बन ट्राइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, और ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, बीच में हमेशा इलेक्ट्रोलाइट होता है। फिर हमारा यहाँ पे कैथोड साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, फिर हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को मिलता है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, क्रोजन प्रॉब्लम, इसमें क्रोजन प्रॉब्लम होती है, मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट होती है वो गलने लगती है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन, जब इसका सिस्टम डिज़ाइन होता है बड़ी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है बहुत ही हाई होती है। तो यहाँ पे जो हम लोग की यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 1 2 3 कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों को भी नोट चाहिए वो क्या करेंगे, गूगल पे आएंगे, सर्च करेंगे AKTU रैंकर्स, जो भी टॉप वेबसाइट है हमारा ये .in वाला, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। अब क्लिक करते ही आप चाहे तो यहाँ पे PYQ सारी चीज़ मिलती हैं, लेकिन अगर आपको इस चीज़ की नोट चाहिए तो प्रीमियम स्टोर पे आएंगे, प्रीमियम स्टोर, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको सिंगल यूनिट चाहिए तो आपको यहाँ पे आएंगे, जैसे आर्यर का यूनिट 3 चाहिए तो यहाँ से आर्यर का यूनिट 3 सिलेक्ट कर लेंगे, और यूनिट 2 का भी नोट चाहिए, यूनिट 1 का भी सिलेक्ट करके पे कर देंगे हम लोग 30 रुपीज़। लेकिन अगर आपको पाँचों एक साथ चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं बाई फुल सब्जेक्ट, इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं, आपको 44 रुपीज़ भी मिल जाएगा एक साथ। और आप चाहते हैं कि तीनों सब्जेक्ट AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और RER का नोट्स, तो एक मेगा बंडल है हमारे पास 121 रुपये में, ऑल 3 सब्जेक्ट 15 यूनिट आपको मिलेंगे, तुरंत मिल जाएंगे 1 घंटे के अंदर, और प्रायोरिटी सपोर्ट भी मिलता है इसके अंदर। और ये सारे जो टॉपिक है आप लोग यहाँ पे पेमेंट भी कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे आप लोग बता देंगे सब्जेक्ट नेम प्लस में किस यूनिट का चाहिए, आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, 1 घंटे के अंदर पूरी नोट्स मिल जाएगी। मिलते हैं फिर यूनिट 4 में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि RER का पेपर है 29 दिसंबर को, ऑलरेडी यूनिट 1 2 3 एंड 5 अपलोड हो चुके हैं, तो ये लास्ट यूनिट हम लोग कर रहे हैं यूनिट 4। यूनिट 4 हमारा जो यूनिट है बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टॉपिक्स हैं नहीं इसके अंदर, गिन के 3-4 टॉपिक ही है बस, उसी को पढ़ेंगे हम लोग। तो जो पहला टॉपिक है वो है थर्मो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन, जिसको हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। देखते हैं क्या ये थर्मो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन में हीट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग फीडबैक इफेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा जो हीट एनर्जी होता है, जैसे हीट इन द फॉर्म ऑफ फायर, सनलाइट, जो भी चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हैं, हम डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और हम लोग यहाँ पे फीडबैक इफेक्ट का यूज़ करते हैं। अब तो क्वेश्चन इज कि फीडबैक इफेक्ट होता क्या है, तो मैंने वो भी लिखा है यहाँ पे, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आंसर लिखने टाइम मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन पे, आंसर शीट पे। फीडबैक इफेक्ट,
जब दो डिफरेंट मेटल या सेमीकंडक्टर के जंक्शन को डिफरेंट टेम्परेचर पर रखा जाता है, जैसे मान लो कि एक मेटल ये है, एक मेटल ये है। जब दोनों को डिफरेंट टेम्परेचर पर रखा जाए, जैसे इसको हॉट और इसको कोल्ड टेम्परेचर पर रखा जाए, तो क्या होता है, जो हॉट टेम्परेचर होता है ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल के वो कहाँ कोल्ड प्लेस पे जाना चाहते हैं। जब जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और एक्साइट होकर जब बाहर निकलता है, तो हमें तो पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ करंट करंट हमें मिल जाता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे होती है। एक जगह पे कोल्ड होता है, एक जगह पे होता है हॉट। तो हॉट वाले जो हमारा जंक्शन या सेमीकंडक्टर या मेटल होता है, वहाँ पे जैसे ही हॉट मिलता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। उसको एक एस्केप वेलोसिटी जो भी होती है इलेक्ट्रॉन की वो मिलती है, उतनी हीट वो क्या करता है, एस्केप कर जाता है यहाँ से। जब निकल जाता है तो ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें होती है कि कैसे इलेक्ट्रॉन जाता है तो होल्स क्रिएट होता है, एंड देन कैसे फ्लो होता है, वो सब चीज़ें हमें इसके अंदर नहीं समझनी है। बस आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कोल्ड प्लेस का जो मेटल है उसकी तरफ जाने लगता है, तो यहीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बस आपको इतना से मतलब रखना है। सिडबर्ग इफेक्ट यही कहता है कि जब दो मेटल को डिफरेंट टेम्परेचर पे कोल्ड या हॉट टेम्परेचर पे रखा जाए, तो वहाँ से वोल्टेज जनरेट होती है। वो इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे काम करता है। एक जंक्शन हॉट होता है, एक जंक्शन हमारा क्या होता है, हॉट होता है, और दूसरा जंक्शन हमारा क्या होता है, कोल्ड होता है। मतलब दो जंक्शन होते हैं, एक हॉट और एक कोल्ड। दो जंक्शन होते हैं हमारे। टेम्परेचर डिफरेंस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हॉट वाले से हमारा कोल्ड वाले के पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। इससे क्या होता है, डीसी वोल्टेज हमारा जनरेट होता है। तो हम लोग इसमें डायग्राम में देखेंगे, हमारे पास दो सेमीकंडक्टर है, एक हमारा पी टाइप और एक है हमारा एन टाइप। जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होती है, एन टाइप के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, और पी टाइप में क्या होता है, होल्स होता है हमारा मेजॉरिटी में। तो एन टाइप यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करेंगे। एक साइड हमारा हीट होगा, और ये तो डायग्राम थोड़ा सा गलत है। एक साइड पर हम लोग इनपुट हीट करेंगे और यहाँ पे हम एक कोल्ड देते हैं। जब एन टाइप पे जब हम हीट प्रोड्यूस कराते हैं, ये हमारा हॉट जंक्शन है, जैसे हम लोग यहाँ पे हीट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट होता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ जाता है, यहाँ पी टाइप की तरफ जाने की कोशिश करता है, और उसका उससे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। बस सिंपल ये रखना, इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे हमारा अपना लोड लगा के इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर जो भी मेन कंपोनेंट है हमारा, एक हॉट जंक्शन होता है, एक कोल्ड जंक्शन होता है। पी टाइप में हमारा होल्स होता है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। एक होता है हमारा एक्सटर्नल लोड सर्किट। हॉट जंक्शन हम बता देंगे कि हॉट जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे हम लोग हीट प्रोड्यूस कराते हैं। कोल्ड जंक्शन क्या होता है, जो कि हम एक एक मेटल को हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, इनको थोड़ा डिफाइन कर देंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक टाइप का सेमीकंडक्टर होता है जिसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं हमारा, वो होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी में हमारा क्या होता है, होल्स होता है। लोड एक्सटर्नल सर्किट क्या है, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होता है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये डिफाइन करना जरूरी है ताकि आपके पेजेस भर सकें। एन टाइप से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी में हमारा होल्स होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है थर्मियोनिक कन्वर्जन। थर्मियोनिक कन्वर्जन आखिरकार होता क्या, इसमें क्या होता है, जो भी हमारा हाई टेम्परेचर होता है ना, हाई टेम्परेचर हीट से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। जब हम किसी भी चीज़ पे हाई टेम्परेचर देते हैं तो उससे क्या होता है, उस हीट से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, मतलब बाहर जाता है, एंड डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, हीट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, और हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। उसमें क्या था, हम लोग सीडबैक इफेक्ट का यूज़ करते थे। इसमें सीडबैक नहीं होता, इसमें डायरेक्टली यूज़ होता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या, थर्मोनिक इमिशन होता है इसमें। थर्मियोनिक इमिशन होता है जब मेटल को बहुत टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। जब कोई एक मेटल है, अब इसके अंदर आग लगा दिए, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जब मेटल हीट होगा तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होगा, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, हमें पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। बस यही बेसिक इसका प्रिंसिपल है। अब इसको वर्किंग देखते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, इसको थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है एग्जाम में। अब वर्किंग वर्किंग में क्या होता है, कैथोड को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है हमारा। जो भी कैथोड होता है, कैथोड को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। जैसे ही कैथोड को हम लोग यहाँ पे जब कैथोड को हम लोग हाई टेम्परेचर देता है, कैथोड का मतलब होता है जो निगेटिव टर्मिनल होता है,
जब इस पे हम लोग हाई टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है, मतलब इस नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू होते हैं। अब एनोड इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव साइड पे क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है कलेक्ट होना शुरू होता है। देखो जब निगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स निकला और पॉजिटिव पे जाके कलेक्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हुआ था, जो करंट फ्लो होगा वो ऐसे होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। अब सर्किट कंप्लीट होने पर करंट फ्लो, जैसे सर्किट कंप्लीट करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हम लोग डायग्राम भी देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक, ये देखिए हमारे पास कैथोड इमिटर है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास जो एमिट करता है कैथोड, ये कैथोड है हमारा, कैथोड हमारा हो गया निगेटिव, और ये हमारा एनोड है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। देखो यहाँ से हम लोग हीट दिए इसको कैथोड पे, तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ कलेक्ट हुए, एनोड के ऊपर कलेक्ट हुए। जैसे एनोड के ऊपर कलेक्ट हुए तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर सर्किट बना दी। जैसे ही सर्किट बना और जैसे ये सर्किट क्लोज हुआ, मतलब कोई भी लोड लगा, जैसे एसी फेज लगा, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाते हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। सिंपल सा वर्किंग है इसका। कंपोनेंट देखते हैं, कैथोड। कैथोड हमारा क्या है, एक हॉट इलेक्ट्रोड होता है, गर्म इलेक्ट्रोड होता है, इसमें हाई टेम्परेचर पे हीट करते इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल में। और कैथोड लिखेंगे तो बोल देंगे हमारा ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। एज वी प्रोवाइड हाई टेम्परेचर हीट on this electrode, then the electrons emitted and start going in the direction of anode. then anode क्या होता है, हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और कैथोड से जो भी आया हुआ इलेक्ट्रॉन्स होता है वहाँ पे कलेक्ट होता है। एंड एनोड इज ऑल्सो नोन एज कलेक्टर, इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा वैक्यूम या प्लाज्मा स्पेस। ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हमारा ये प्लाज्मा या वैक्यूम स्पेस है, ये जो इसके अंदर है। कैथोड एंड एनोड का बीच का स्पेस, इसके बीच का कैथोड और एनोड का जो बीच का जो स्पेस है, इसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। फिर एक्सटर्नल लोड जो होता है हमारा, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे पंखा लगा है, एसी लगा है, कूलर लगा है, जो भी हम लोग लगा है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब कोई भी आप लोड यूज़ कर सकते हैं। तो ये टॉपिक ख़त्म, 2 टॉपिक। अब जो लास्ट टॉपिक है इसी पे पूरा ये यूनिट ख़त्म है। तो टॉपिक का नाम है विंड एनर्जी। क्लास 5-6 में आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 10th 11th 12th, इवन इन द अपने बीटेक के करियर में भी एक ना एक बार पढ़ा ही होगा, जैसे एनर्जी साइंस में हो गया या ईवीएस में हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बहुत बार रिपीट होती है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड है, फिर भी मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। विंड एनर्जी क्या होता है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो मूविंग एयर्स होते हैं, जैसे जब हवा बहती है वो हमारी विंड एनर्जी होती है। अब उसको हम लोग क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब सोर्सेस ऑफ विंड एनर्जी, मतलब विंड एनर्जी का सोर्सेस क्या क्या है। देखो अर्थ को सन, जो हमारा सन है वो क्या करता है, हर अर्थ को हीट करते रहता है। जब अर्थ को हीट करता है तो उससे क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होती है उस हीट की वजह से। जब कहीं पे लो प्रेशर है, कहीं पे हाई प्रेशर है, तो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, हवा का फ्लो होता है। तो जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ से हवा निकलती है और लो प्रेशर की तरफ बहती है। तो जब प्रेशर मूवमेंट होती है तो वहीं पर क्या होता है, विंड क्रिएट होती है। जब एयर मूवमेंट को ही हम लोग विंड बोलते हैं यहाँ पे। जब उसी विंड को जब हम लोग यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसी को हम लोग विंड एनर्जी बोलते हैं। और इस विंड एनर्जी को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं विंड टरबाइन, यानी कि विंड मिल का, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे लगभग 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब 7 मार्क्स का पार्ट है, लेकिन 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। अब इसके अंदर ही एक टॉपिक आता है, जब ये पूछे तो ये सब चीज़ें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा आता है विंड पावर साइट सिलेक्शन। जब हम विंड पावर बनाते हैं या विंड मिल जब लगाते हैं कहीं भी, तो कैसे जो हमारे जो साइट, मतलब जो जगह की सिलेक्शन होती है वो कैसे करनी है, तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो ये पॉइंट है इसको डिफाइन करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, हाई एवरेज विंड स्पीड, मतलब हम लोग ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे जो विंड स्पीड है वो एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब उसके अंदर डिफाइन भी करना है। उसके बाद है कि ओपन एरिया, मतलब ऐसी एरिया सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर लिखना है कि हम लोग पहले जैसे हेडिंग डाल देंगे ओपन एरिया रिक्वायरमेंट, उसके अंदर लिखेंगे कि ऐसी मतलब वी नीड अ ओपन एरिया वेयर देयर इज नो ऑब्स्टिकल एंड विच डू नॉट मेक एनी हार्म टू एनी अदर थिंग्स। ऐसे कैसे करके हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब होता है नियर ग्रिड कनेक्टिविटी। ग्रिड कनेक्टिविटी मतलब होता है कि जैसे समुद्री इलाके में या जहाँ नदियाँ हैं जहाँ पे ग्रिड आपस मतलब आके कनेक्ट होती हैं। लो टर्बुलेंस का मतलब होता है कि हवा का जो फ्लो है वो ऐसा ना हो कि बार बार घटते रहे, बढ़ते रहे, घटते रहे, बढ़ते रहे।
मतलब एयर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एयर होना चाहिए, वो सब चीज़ भी देखी जाती है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, मतलब जब साइट सिलेक्शन करते हैं तो ये भी देखते हैं कि जो भी हमारा हम लोग जब सेटअप करेंगे विंडमिल वहाँ पे लगाएंगे, तो वो देखेंगे कि कम पैसे में भी हो जाए, ऐसी जगह होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, वो चीज़ भी नहीं देखनी है। अब इसके अंदर ही आता है एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, मोमेंटम थ्योरी क्या होता है। देखो इसको अच्छे से समझाता हूँ। विंड टरबाइन में एयर की मोमेंटम चेंज होने से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, जो रोटर को रोटेट करता है। मोमेंटम थ्योरी वो थ्योरी है जब एयर की मोमेंटम, जब एयर की वेलोसिटी मतलब जो जो उसकी स्पीड में जब चेंजमेंट आता है, उससे क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है। और वो फोर्स कहाँ जाता है, इस टरबाइन पे लगता है, ये टरबाइन को रोटेट करता है, उसी को हम लोग मोमेंटम थ्योरी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि देखेंगे रोटर, जो हमारा विंडमिल में जो रोटर लगता है किस किस टाइप के होते हैं रोटर, वो हम लोग करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रोटर। रोटर वो रोटेटिंग पार्ट होता है। रोटर का मतलब ये जो हमारा ये होता है, जैसे ये, सॉरी, जैसे मान लो कि ये हमारा हो गया रोटर, जिसको हम लोग टरबाइन भी बोलते हैं एक तरीके से। और यहाँ से ऐसे जनरेटर लगा होता है। तो अब बेस्ड ऑन एक्सिस रोटेशन, मतलब जो एक्सिस रोटेशन है, मतलब जो एक्सिस यहाँ पे जो लगी रहती है, जैसे जो मान के चलो कि ये टरबाइन है। अब इस एक्सिस के रोटेशन पे दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। रोटर एक्सिस ग्राउंड के पैरेलल होता है। जो भी हमारा ग्राउंड, जैसे मान लो ये ग्राउंड है तो उसके ऐसे पैरेलल होता है, हमारा पैरेलल लगा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लेड्स। एरोप्लेन विंग जैसे होते हैं, जो भी हमारा ब्लेड्स होता है टरबाइन का, वो एरोप्लेन के विंग जैसे होते हैं, हाई एफिशिएंट होते हैं, और ज़्यादातर कहाँ यूज़ होते हैं, कमर्शियल विंड फार्म्स में यूज़ होता है इसका। फिर आता है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। रोटर एक्सिस ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं अभी, जैसे भी डायग्राम बनाया था ये वाला, ये हमारा होता है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। इसमें क्या होता है, ये इसके परपेंडिकुलर खड़ा रहता है हमारे अर्थ के। मेंटेनेंस भी इसका ईजी होता है, विंड किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है इसमें। अब आता है हमारा बेस्ड ऑन एरोडायनेमिक एक्शन। एरोडायनेमिक एक्शन का मतलब होता है जो उसकी डिज़ाइन होती है, मतलब एयर का फ्लो कैसे उस पर इम्पैक्ट करेगा उसके बेसिस पे। तो हमारा पहले लिफ्ट टाइप रोटर, लिफ्ट फोर्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। लिफ्ट फोर्स का मतलब होता है जैसे कि मान लो कि अपने एरोप्लेन्स के जब विंग देखे होंगे तो वो ऐसे डिज़ाइन होते हैं, मतलब एक साइड से बल्की रहता है इस साइड से, और एक साइड से कम रहता है। तो जब मान लो कि हवा का फ्लो हो रहा है, तो जब हवा का फ्लो होता है तो जब ऐसे देखो, जैसे ऊपर से भी फ्लो हो रहा है, नीचे से भी फ्लो हो रहा है, तो नीचे से क्या होता है, एक लिफ्ट देता है। तो इसी को हम लोग लिफ्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लो कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हवा ऊपर से भी जा रही है, ऊपर से भी जा रही है, और नीचे से जो हवा जाती है वो एक लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस करती है। जैसे आप कभी जाते हैं तो जैसे ये मान लो कि गाड़ी का खिड़की, आप हाथ निकाल के बाहर, कभी हाथ को इस डायरेक्शन में ऐसे रखना, जैसे प्लेन का रहता है, देखना आपका हाथ थोड़ा ऊपर जाएगा, वो लिफ्ट फोर्स लगती है नीचे की तरफ। हाई स्पीड एंड हाई एफिशिएंसी में यूज़ होता है इसका, मॉडर्न टरबाइन्स में भी यूज़ होता है। फिर आता है हमारा एक ड्रैग टाइप रोटर, बेस्ड ऑन ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स के ऊपर बेस्ड होता है, लो स्पीड होती है, सिंपल डिज़ाइन होती है। और सीबीएस रोटर इसका एग्जांपल है, मतलब जो सीबीएस रोटर होता है इसका एक एग्जांपल है। आप लोग इसके डायग्राम थोड़े देख लीजिएगा गूगल पे सर्च वर्च करके। और विंड टरबाइन यानी कि जो हमारा विंड मिल है, ये हमारा विंड मिल भी होता है, विंड मिल। ये एक तरीके का इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक जो भी हमारा विंड एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब इट इज़ अ डिवाइस बेस कन्वर्ट्स। देखो अब ये करता क्या है, इसमें प्रोसेस समझाता हूँ मैं इसको। पहले जो हवा है, हवा क्या है, एक तरीके का काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी जब ब्लेड पे लगती है तो रोटेट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। जब मैकेनिकल एनर्जी, जब जनरेटर कनेक्ट होता है तो ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। बस सिंपल सी बात है। अब हमको क्या करना है, एग्जाम में बनाना है डायग्राम। तो ये हमारा हो गया ब्लेड, ये हमारा हो गया रोटर या शाफ्ट, ये ऊपर वाला हो गया केसिंग, और यहाँ पे एक होता है गियर बॉक्स, गियर बॉक्स से अटैच होता है हमारा जनरेटर। फिर जनरेटर की तार नीचे आती हैं, ये हमारा होता है टावर। और यहाँ पे हमारा होता है ये नेक। नेक जो होता है ना ऑटोमेटिक होता है, ये हवा को सेंस करता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में रखता है। इसको जो है ना, ये पूरा ऊपर के सेंस को रोटेट करता रहता है ताकि हवा के अपोजिट डायरेक्शन में डाले, ताकि हवा अगर किसी से भी डायरेक्शन में बह रही हो तो उसका यूटिलाइजेशन हो। ये हमारा टावर होता है जिसके ऊपर ये पूरा बेस खड़ा है हमारा, सॉरी बेस नहीं, जो भी ऊपर का जो मेन पार्ट है वो। और ये बेस हमारा ये नीचे रहा, जिसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा खड़ा है।
फिर इसके अंदर ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाते हैं, या ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा है और उसके बाद जहाँ भी चाहिए होता है सप्लाई कर देते हैं, एसी कूलर फ्रिज जो भी लगाना है लगा लेते हैं। तब इसके अंदर क्या क्या एक्सप्लेन करनी है। पहला है ब्लेड। ब्लेड तो पता ही है कि हमारा क्या करता है, जो भी हवा जो एयर का जो मूवमेंट होता है इस ब्लेड पे टकराता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या है, किसमें, रोटेशनल या मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है। फिर रोटर। रोटर जो हमारी जो ब्लेड्स होती है, टर्बाइंस होती है, और जो गियर बॉक्स या हमारा जनरेटर होता है उससे कनेक्टेड होता है। जनरेटर। जनरेटर पता ही है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केसिंग। केसिंग क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है गियर बॉक्स और जनरेटर को। फिर टावर हमारा ये बेस होता है। टावर का मतलब जिस पर खड़ा होता है, एक हमारा एक पिलर होता है एक तरीके से। फिर हमारे पास है नेक। जो यहाँ पे ये नेक है, नेक के अंदर लिखना होगा कि ऑटोमेटिक होता है, एयर के डायरेक्शन को सेंस कर सकता है। सेंस करने के बाद इसको अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा करता है ताकि हवा इस पर स्ट्राइक करे, ताकि ब्लेड रोटेट हो। और एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है, गियर बॉक्स। क्योंकि देखो जो हमारी जो ब्लेड होती है ना, उसकी जो आरपीएम होती है 10 से 15 ही होती है, मतलब 1 मिनट में ये 15 बार रोटेट होती है। लेकिन इसकी जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ थोड़ी सी, 1 मिनट। हाँ, याद आ गया। जब हम लोग जब ये मतलब इसका जो टॉर्क होता है बहुत ज़्यादा ही टॉर्क होता है, मतलब जो रोटेटिंग फोर्स होता है इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, गियर का यूज़ करते हैं। गियर क्या करता है, जनरेटर तक पहुँचते पहुँचते आरपीएम बढ़ा देता है ताकि जनरेटर ज़्यादा मूव करे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। तो यही सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना एग्जाम के अंदर। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि विंड कंसंट्रेशन क्या होता है। देखो विंड कंसंट्रेशन मतलब फोकस्ड करना। अब जैसे मान लो कि ये विंड मिल है, तो हवा ऐसे आएगी, मतलब ऊपर से जाएगी, इधर जाएगी, उधर जाएगी, कहीं भी टकराएगी, क्योंकि हवा है, उसका कोई एक फिक्स डायरेक्शन है नहीं। तो विंड को नैरो पैसेज, मतलब एक नैरो पैसेज बनाया जाता है। जैसे मान लो कि ये विंड आ रही है ऐसे 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 ऐसे। अगर हम लोग एक काम करें कि यहाँ पे एक कोनिकल शेप का कोई चीज़ लगा दे, जैसे अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे मान लो ये विंड का डायरेक्शन है, ठीक। तो विंड का डायरेक्शन तो कहीं से भी फ्लो कर सकता है। सपोज डैट हमने इसको कंसंट्रेट कर दिया। कंसंट्रेट का मतलब होता है एकत्रित कर देना, एक जगह पे फोकस कर देना। जैसे कि मान लो कि हमारा एयर है और ये हमारा एक, हमने कॉनिकल शेप का कुछ ऐसा बना दिया है कि हवा अगर इधर आई भी तो यहाँ पे टकरा के यहाँ से जाएगी, यहाँ टकरा के यहाँ से जाएगी। जब जाएगी तो सीधा कहाँ पे लगेगी, ब्लेड पे। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ से ऐसे ऐसे हवा आई और यहाँ से ऐसे हवा आई, कंसंट्रेट हुई। इससे क्या हुआ कि जो हवा की जो प्रेशर थी वो इंक्रीज़ हुई। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये ज़्यादा स्पीड में रोटेट करेगा, और जैसे ही हमें ज़्यादा स्पीड में रोटेट करेगा हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो विंड कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है कि नैरो पैसेज क्रिएट करना या हवा को क्या करना है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में गाइड करना ताकि विंड स्पीड इंक्रीज़ हो। पर्पस क्या होता है, रोटर पे ज़्यादा एनर्जी मिले, पावर आउटपुट इंक्रीज़ हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि बिफोर कंसंट्रेशन हवा कहीं भी जा रही है, और आफ्टर कंसंट्रेशन हवा एक नैरो पैसेज से पास हो रही है, और यहाँ पे कुछ कोई भी ऑब्स्टेकल लगा दिया गया जाके इसमें हवा इधर उधर ना भागे। अब हम लोग आते देखते हैं 2 नंबर का एक टॉपिक है, विंड ऑगमेंटेशन। विंड ऑगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस का यूज़ करना जो एयर फ्लो को एक्सीलरेट कर दें। तो विंड कंसंट्रेशन भी सेम था, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक नैरो पैसेज बना रहे थे या हवा को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइड कर रहे थे। लेकिन विंड ऑगमेंटेशन क्या होता है, एक तरीके का डिवाइस होता है जो क्या करता है, जो भी एयर फ्लो होती है उसको क्या करता है, एक्सीलरेट करता है। जो जैसे हवा जो बह रही होती है उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि टरबाइन, मतलब टरबाइन के पास में जो भी हवा की जो एयर फ्लो होती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है ताकि टरबाइन फास्ट मूव करे और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। इसका जो एग्जांपल है, एक डिफ्यूज़र होता है और श्राउड्स नाम का एक जो डिवाइस होता है वो यूज़ होता है। इफेक्टिव विंड स्पीड इंक्रीज होती है। इफेक्टिव विंड जो की क्या होती है, जो स्पीड होती है वो इंक्रीज होती है। जो भी हमारे स्मॉल टर्बाइंस होती है उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है इसकी मदद से। अब हम लोग देखते हैं विंड कैरेक्टरिस्टिक। विंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला है कि विंड स्पीड, जो भी पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसकी विंड स्पीड के की पावर 3। फिर आता है विंड डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर टर्बाइन अलाइनमेंट। टर्बाइन के अलाइनमेंट के लिए जो विंड का डायरेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर होता है एयर डेंसिटी, कोल्ड एंड डेंस एयर मोर पावर होता है। जो भी ठंडी हवा और जो डेंस मतलब जो घनी, ऐसा नहीं कि हवा तितर बितर, मतलब
हवा तो बह रही है लेकिन उसके अंदर कोई जान ही नहीं है। डेंस का मतलब होता है घना हवा बह रहा है एकदम। फिर आता है हमारा टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है इरेगुलर एयर फ्लो। इरेगुलर एयर फ्लो से भी क्या होता है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाती। फिर आता है बिंड ड्यूरेशन एंड अवेबिलिटी। कंटिन्यूस बिंड हमें क्या करता है, एक बेटर जनरेशन देता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब लिमिटेशंस ऑफ विंड देखते हैं। पहला है इंटरमीडिएट नेचर, जैसे कि हमको पता है कि हवा कंटिन्यूस नहीं होती है। और फिर आता है हाई इनिशियल कॉस्ट। जब टरबाइन या जब विंडमिल बनाया जाता है तो उसके लिए बहुत पैसा लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वर्कर लगते हैं, बहुत हैवी मेटल्स लगते हैं, गियर बॉक्स लगते हैं, जनरेटर लगते हैं, उसको एक बहुत ज़्यादा हाइट पे रखा जाता है। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। उसके लिए लार्ज एरिया का रिक्वायरमेंट होता है। छोटी जगह पे हम नहीं लगा सकते, गाँव और शहरों में नहीं लगाया जा सकता इसको। ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे पूरा खाली जगह हो। नॉइज़ एंड विजुअल पोल्यूशन। जो भी रोटेटिंग ब्लेड होती है वो नॉइज़ जनरेट करती है थोड़ी बहुत, जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है उसको जनरेट करता है। इन्वायरमेंटल इशू भी करता है, जैसे मान लो कि जब विंडमिल चलता है तो बर्ड्स ये लोग ट्रैवल करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, वो विंड जो भी उसका रोटर है उसके अंदर आ सकते हैं और उनकी मृत्यु हो सकती है। तो थोड़ा बर्ड कोलिजन प्रॉब्लम भी रहता है। तो यहाँ पे हो चुका हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट। इसके अंदर यही है, बस इंपॉर्टेंट क्या करना है, हमें पढ़ना है विंड एनर्जी, साइट सिलेक्शन, विंडमिल, और ये हमारा लिमिटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। और थोड़ा देख लेना है रोटर के जो टाइप होते हैं बेस्ड ऑन रोटर एक्सिस। हॉरिजॉन्टल हमारा होता है, वर्टिकल होता है, और उसके बाद दो तीन और थे मैं भूल रहा हूँ शायद। उसके बाद हमारे पास अब ये भी थे बेस्ड ऑन एरोडायनेमिक की एक्शन, मतलब उसका शेप कैसा हो। तो दो तरह के होते हैं, लिफ्ट टाइप रोटर और ड्रैग टाइप रोटर। क्लासिफिकेशन ऑफ रोटर था। विंड पावर साइड सिलेक्शन देख लेना है एक बार, विंड एनर्जी देख लेना है, और ये थर्मियोनिक कन्वर्जन, और ये तीन ही टॉपिक है इसके अंदर, वो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आर का यूनिट सारी खत्म होते हैं। नोट्स चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा AKTrանկers.in पे। आप लोग जैसे ही जाएंगे AKTrankers सर्च करेंगे, टॉप की वेबसाइट जो टॉप पे आएगी .in वाले पे क्लिक कीजिएगा आप लोग। चिंता मत कीजिएगा, आपके फ़ोन में ये ऐसा नहीं दिखेगा। आई थिंक नेटवर्क का इशू है जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जब नेविगेशन बार में जाएंगे तो आपको दिखेगा एक प्रीमियम स्टोर। प्रीमियम स्टोर पे क्लिक करना है। अगर नेट अच्छा होगा तो अच्छे से काम करेगा। और आपको अगर तीनों सब्जेक्ट के चाहिए तो आपको 121 रुपये में तीनों 15 यूनिट मिल जाएगा। इंस्टेंट डिलीवरी होगी 15 यूनिट की। अगर एक सिंगल यूनिट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट यहाँ पे नीचे UPI दिया गया है। अगर इस पर क्लिक करने पे काम नहीं कर रहा तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो UPI आपने पेस्ट करके वहाँ पे पेमेंट करके, और जो भी यहाँ पे टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट है वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। सिंपली जाना है और अपलोड करना है, सब्जेक्ट नेम और यूनिट बता देना कौन सा चाहिए। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको नोट्स मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और लगभग पढ़ाई हो चुकी होगी आप लोगों की, क्योंकि RER का पेपर है परसों। और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो शायद इस वीडियो का ही इंतज़ार कर रहे थे। तो लास्ट टाइम के लिए आ चुका है हमारा रिविजन शॉर्ट वीडियो। तो हम लोग कवर करेंगे यूनिट 5। यूनिट 1, 2, 3 हो चुकी है, 4, 5 रह गया है। तो 5 बहुत ईजी है, पहले 5 कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग 4 करेंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है इसमें। जो हमारा पहला टॉपिक है, थोड़ा इसको रेड कलर कर लेते हैं। पहला टॉपिक है बायोमास। बायोमास आखिर होता क्या है, पहले समझते हैं इसको, फिर डायग्राम देखेंगे, फिर वर्किंग देखेंगे इसकी। तो बायोमास हमारा वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मतलब वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो नेचर में पाया जाता है, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स और उनके वेस्ट से जो भी मिलता है, जो भी एनिमल वेस्ट होता है या ह्यूमन वेस्ट होता है, उनसे जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है, इसमें स्टोर्ड केमिकल एनर्जी होती है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू आती है। तो जो हमारा बायोमास है एक तरीके क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो किसी प्लांट, एनिमल या उनके वेस्ट से हमें मिलता रहता है। इसके अंदर एक केमिकल एनर्जी होती है जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपने जो भी हमारा डिज़ायर्ड एनर्जी हमको चाहिए उसके लिए। जैसे कि एक इसका जीता जाता एग्जांपल है हमारा काऊ डंक। जब देखते हैं काऊ डंक सूख जाता है तो जो वो बनती है उसको हम लोग जला के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो क्या हमारा बायोमास है। जैसे लकड़ी होती है सॉरी, जैसे हमारे पास जो वुड होता है उसको जलाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है।
वही हमारा क्या बायोमास है। हम लोग चलते थोड़ा इसका डायग्राम देखते हैं। हमारे पास क्या है, एक हमारा इसमें जिसमें वेस्ट रखा जाता है, वेस्ट हमारा इस डिवोलेटाइजेशन रिएक्टर के अंदर आता है। फिर ये यहाँ से हमारा बॉयलर के अंदर आता है और यहाँ पे फायर मतलब इसको हीट करते रहता है। जैसे हीट होता है यहाँ से स्टीम जाती है, बॉयलर से टरबाइन पे रोटेट करती है, और टरबाइन जब नचता है तो जनरेटर नचता है, घूम फिर के बात हो जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं इसकी, देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमास। तो हम लोग बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमास। जैसे कि जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, जैसे कि राइस हस्क, जो चावल का जो देखते हो जब चावल निकलता है तो उसका जो बचता है, जैसे व्हीट स्ट्रॉ, जब गेहूँ निकालने के बाद जो उसको स्ट्रॉ जो पाइप बच जाती है, और शुगर केन बैगेसेस, वो सारी चीज़ें। एनिमल, उसके बाद हमारा होता है एनिमल डंग, जैसे कि काऊ डंग हो गया जो बायोगैस प्रोड्यूस करता है। फॉरेस्ट रेसिड्यू मतलब जंगल काटे जैसे पेड़ पौधे ये सब। फिर आता है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, जैसे कि जैसे हम कचरा उचरा फेंकते हैं वो हमारा हो जाता है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, जो कि हमारा ऑर्गेनिक पार्ट होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग कन्वर्जन थ्योरी, मतलब बायोमास से एनर्जी में कैसे बनाया जाता है इसको। तो जो पहला है इसके अंदर हम लोग कंबसन करते हैं। कंबसन मतलब क्या होता है, जो भी बायोमास होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, बर्न करके हीट हीट बनाते हैं। जैसे मान लो कि बायोमास हमारे पास लकड़ी है, तो लकड़ी को क्या करते हैं हम लोग जलाते हैं। जलाने के बाद उसका हीट का कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कोई पानी गर्म किए, स्टीम बना, और स्टीम बना तो जब स्टीम टरबाइन पे लगा, जब टरबाइन पे लगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, मतलब ये जनरेटर को नचाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। लगभग हम सारे यूनिट में एक ही चीज़ देख रहे हैं, जो हमारा मेन मकसद है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। कभी हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं सनलाइट से, तो कभी जो मेन चीज़ हमें याद रखना है, बहुत लोग जो जिसको समझ में आएगा उसके लिए तो सही है, जो जिसको मतलब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा उसके लिए क्या है कि जैसे हमारे पास, जैसे मान के चलो कि हमारा टरबाइन है और ये हमारा लगा हुआ है किससे, जनरेटर से। जब जब स्टीम इस पर पड़ती है ना तो ये रोटेट होता है, ऐसे रोटेट हुआ तो साथ साथ में ये जनरेटर का भी लगा हुआ है, तो जनरेटर भी रोटेट होगा, और जनरेटर पता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो वही चीज़ है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हर चीज़ में हम लोग यही कर रहे हैं, बायोमास जला रहे हैं, हीट मिल रहा है, हीट से स्टीम मिल रहा है हमको, स्टीम से टरबाइन पे लगा रहे हैं, टरबाइन पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है जनरेटर के थ्रू। फिर आता है हमारा गैसिफिकेशन। लिमिटेड ऑक्सीजन में बायोमास एक प्रोड्यूसर गैस होता है। लिमिटेड ऑक्सीजन में क्या करते हैं, जब बायोमास लिमिटेड ऑक्सीजन में हम लोग जैसे सॉरी, जब हम लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ बायोमास को जब हम लोग बर्न करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास गैस प्रोड्यूस होती है। और गैस कौन कौन सी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि मोस्टली इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है हमारा, हाइड्रोजन गैस मिलती है, मीथेन गैस मिलती है। अब आता है एनएरोबिक डाइजेशन। एनएरोबिक डाइजेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के बिना बैक्टीरिया, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आने के बाद जो बैक्टीरिया लगती है जिससे बायोगैस बनती है, जैसे कि मीथेन हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारा एनएरोबिक डाइजेशन के अंदर आता है। अब बायोमास जो भी हमारा बायोमास है उसके एडवांटेज क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है, जो भी हमारा रिन्यूएबल सोर्स है मतलब कभी ख़त्म नहीं होता, और इसको बनने में बहुत कम टाइम लगता है। वेस्ट यूटिलाइजेशन, जो भी हम लोग कचरा कूड़ा फेंकते हैं उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइज होता है मतलब एनर्जी बनाने में। और जो भी हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, मतलब जो भी हमारा गांव साइड का जो एरिया होता है उसके अंदर क्या तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कि कूड़ा चुनने के लिए, उसको जलाने के लिए एक फैक्ट्री खड़ी होती है जिसमें गांव के लोगों को रोजगार मिलती है इसके अंदर। लिमिटेशंस क्या है, लार्ज लैंड रिक्वायरमेंट्स, बहुत ज़्यादा जगह चाहिए कूड़े को रखने के लिए। सीजनल अवेलेबिलिटी, कूड़ा कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। लो एफिशिएंसी कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल, इसकी जो एफिशिएंसी होती है, जो भी फॉसिल फ्यूल होते हैं उसके कंपैरिजन में अगर इसकी एफिशिएंसी देखी जाए तो बहुत ही कम होती है। तो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया, बायोमास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, OTEC, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके OTEC डायरेक्ट पूछा जाता है और इसके टाइप्स पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। OTEC, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, होता क्या है ओटे, ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो हम ओशन में क्या करते हैं, जैसे समुद्र के अंदर आप देखते होंगे कि जो ऊपर का जो लेयर होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये समुद्र का वो सरफेस है, तो यहाँ पे तो हॉट वाटर रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम डीप जाते हैं यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है। तो हॉट और कोल्ड वाटर जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ करके
हम लोग समुद्र के पानी को ही हीट करते हैं। समुद्र का पानी जब हीट होता है तो हीट होकर क्या बनता है, वेपर बनता है। वेपर बनता है तो हमको पता है कि उस वेपर का जो स्टीम बना है उसका क्या यूज़ करेंगे, उसको टरबाइन पे लगाएंगे। टरबाइन पे जब लगेगा तो टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट है। जब जनरेटर से कनेक्ट है तो हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। यही प्रोसेस होता है ओशन थर्मल के अंदर। इस जो मेन प्रिंसिपल है इसका, ये काम करता है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। ये पॉइंट हमेशा याद रखिए कि जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है लो या हाई, जैसे कि ये सरफेस पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और डेप्थ में हमारा टेम्परेचर जो होता है बहुत ही कोल्ड होता है, मतलब ठंडा होता है। तो जो बाहर वाला टेम्परेचर, नीचे वाला जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। और उस हीट का यूज़ हम लोग करते हैं कोई भी लिक्विड, जो भी वर्किंग लिक्विड होती है उसको हीट करने के लिए, ताकि स्टीम में कन्वर्ट हो। स्टीम में जब कन्वर्ट होगा तो उसको जो उस हीट जो भी वो हमारा वो स्टीम है उसको हम लोग टरबाइन पे स्ट्राइक करवाएंगे। जब टरबाइन पे लगेगा वो स्टीम तो टरबाइन रोटेट होगा। जब टरबाइन रोटेट होगा तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा बाई जनरेटर। यही चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी गई है, एक बार पढ़ लेता हूँ। एक टेक्नोलॉजी है ओशन में जो वार्म सरफेस होता है, वार्म सरफेस वाटर एंड कोल्ड डीप वाटर के टेम्परेचर डिफरेंस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इसके अंदर। अवेबिलिटी और ट्रॉपिकल रीजन जैसे 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ के बीच में होती हैं। जैसे इंडिया में अंडमान और निकोबार है, वहाँ पे मिलती है इसकी। मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस रिक्वायर्ड, मतलब इस टेक्नोलॉजी को या इस डिवाइस को चलाने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए हमें वो 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है वो 20 डिग्री सेल्सियस होती है। तो हम लोग चलते हैं, अब इसके आगे देखते हैं हम। आई थिंक छोटा नहीं हो पा रहा। हम लोग इसकी वर्किंग को समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमारा वार्म सी वाटर जाता है। जैसे मान लो कि ये सरफेस है और इधर हमारा ये डीप डीप साइड में है। थोड़ा इसको नीचे बनाना चाहिए था डायग्राम, लेकिन ऊपर बन गया है। जैसे मान लो कि सरफेस है, सरफेस पे क्या होता है हमारा, ये वार्म सी वाटर आया, इवेपरेटर होता है। इसमें पानी हमारा जो भी लिक्विड हम लोग यूज़ करें वर्किंग लिक्विड, वो इवेपरेट होता है, स्टीम बनता है। स्टीम बनने के बाद कहाँ जाता है, स्टीम बनने के बाद ये गया यहाँ से, और स्टीम बनने के बाद टरबाइन पे मारा। टरबाइन पे यहाँ पे होती है हमारी जनरेटर, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब जो भी लिक्विड आई है वो यहाँ से, जो भी हमारा स्टीम है वो यहाँ पे आएगा। और जो भी हमारा कोल्ड सी वाटर है, जो भी हमारा कोल्ड सी वाटर है वो क्या करता है, इसको कंडेंस करता है। कंडेंस का मतलब होता है जैसे जो गर्म गैस को, जो हमारा हॉट गैस होता है जिसको हम लोग स्टीम बोलते हैं, उसको कंडेंस किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो क्या करता है, लिक्विड में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये लिक्विड क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड पंप के थ्रू फिर से पंप किया जाता है ताकि ये प्रोसेस रिपीट होता रहे। अब हम लोग चलते वर्किंग देखते थोड़ा। पहला है कि जो हमारा ओशन का जो सरफेस होता है वो वार्म सी वाटर से, मतलब जो भी हमारा ओशन का जो सरफेस होता है वहाँ से वार्म सी वाटर लिया जाता है। वार्म सी वाटर की हीट से अमोनिया लिक्विड से वेपर गैस में कन्वर्ट किया जाता है। हम लोग यहाँ पे वर्किंग लिक्विड कौन सा ले रहे हैं, अमोनिया। अमोनिया लिक्विड हम लोग लेते हैं, उसको वेपर गैस में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब जो भी वार्म वाटर लेते हैं हम लोग, अमोनिया इसलिए लेते हैं क्योंकि ये कम टेम्परेचर पे क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग इस अमोनिया का यूज़ करते हैं। तो जो भी वार्म सी वाटर होता है उससे अमोनिया को हीट करते हैं, वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। और पहला प्रोसेस क्या था, ओशन से हम लोग क्या किए, ओशन के सरफेस से वार्म वाटर लिए, उस वार्म वाटर का हम लोग यूज़ किए हीट, मतलब जो भी अमोनिया लिक्विड था उसको कन्वर्ट किए स्टीम में। अब हाई प्रेशर अमोनिया वेपर क्या करेगा, जाके टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा। जब टरबाइन पे लगेगा, जैसे ब्लेड है, इस ब्लेड पे लगेगा ऐसे, तो ये ब्लेड क्या होगा, रोटेट होगा और यहाँ से जनरेटर कन्वर्ट होता है। जब टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। बस एक यही वर्किंग है इसकी। अब सी के 800 से लेके 1000 मीटर डेप्थ से कोल्ड सी वाटर पंप किया जाता है। पहला प्रोसेस तो हो गया कि गर्म किया गया, अमोनिया लिक्विड को हीट किया गया, वेपर में कन्वर्ट हुआ, और वो जो वेपर था टरबाइन पे स्ट्राइक किया, टरबाइन नचा, जनरेटर नचा, इलेक्ट्रिसिटी बना। अब उसके बाद की जो प्रोसेस है, जो भी हमारा सी का जो 800 से 1000 मीटर डेप्थ में, वहाँ से कोल्ड वाटर लिया जाता है। कोल्ड वाटर हम लोग वहाँ से लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, टरबाइन से एग्जिस्ट करने के बाद जो भी हमारा अमोनिया वेपर होता है, टरबाइन से निकलने के बाद जब आता है तो कंडेंसर, मतलब कंडेंसर एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर उस लिक्विड और जो गैस होती है हमारी, हॉट गैस होती है, जो भी हमारा स्टीम होता है, उसको कंडेंस करते हैं। कंडेंस करने का मतलब होता है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर से अमोनिया वेपर से लिक्विड में बन जाता है एंड प्रोसेस रिपीट होते रहता है। हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओटीसी, मतलब ओशन थर्मल इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन के टाइप्स क्या क्या है। दो ही तरह के उसके होते हैं, एक होता है क्लोज साइकिल ओटीसी, एक होता है ओपन साइकिल ओटीसी। दोनों में लगभग डायग्राम सेम है,
तो जो हमारा ओपन साइकिल होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, ओपन साइकिल में हम लोग कोई भी जैसे अमोनिया का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग ओपन साइकिल में अमोनिया का यूज़ नहीं करते, जो सी वाटर होता है हम लोग उसी का यूज़ करते हैं। और क्लोज में क्या करते हैं हम लोग अमोनिया का यूज़ करते हैं, बस यही फ़र्क है। देखो क्लोज साइकिल में कैसे काम करता है, इस टाइप में वर्किंग फ्लूइड यूज़ होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, अमोनिया का लो होता है। इसमें लोग क्या करते हैं, वर्किंग फ्लूइड का यूज़ करते हैं। वार्म सरफेस सी वाटर से वर्किंग फ्लूइड, जो आपने ओटीसी का पढ़ा ना वही क्लोज साइकिल ओटीसी का ही ये वर्किंग इसमें भी लिख देंगे तो चलेगा, सेम ही है, तो एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन ओपन का करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी लिक्विड नहीं लेते, इसमें सी वाटर ही वर्किंग फ्लूइड होती है। इसके अंदर जो सी वाटर होता है, जो समुद्र का पानी होता है, वही हमारा वर्किंग फ्लूइड भी होता है। वार्म सी वाटर को लो प्रेशर वैक्यूम चैम्बर में डाला जाता है। जो हमारा गर्म समुद्र का जो पानी होता है उसको लो वैक्यूम चैम्बर में डाला जाता है, जिससे क्या होता है प्रेशर कम होने से सी वाटर वेपर बन जाता है। जब वैक्यूम चैम्बर में डाला जाता है जो उसका जो प्रेशर होता है वो कम होता है, जब प्रेशर कम होता है तो जो सी वाटर होता है वो वेपराइज हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। जब स्टीम में कन्वर्ट हो गया, मेरा काम क्या रहता है, मेन स्टीम में कन्वर्ट करवाना। जब स्टीम में कन्वर्ट हो गया फिर टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा, टरबाइन जनरेटर से कपल होता है, जनरेटर नचेगा, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज़ कर पाएंगे। ओपन साइकिल में यही है। तीसरा हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड में हमारा एक ओपन साइकिल प्लस क्लोज साइकिल का कॉम्बिनेशन है। इस सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी प्लस डिसैलिनेटेड वाटर भी दोनों मिलते हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी तो मिलता ही है, साथ में डिसैलिनेटेड वाटर भी मिलता है हमको। ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली भी है। अब हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ ओटीसी। मतलब ओटीसी का क्या क्या मतलब परफॉर्मेंस क्या है। तो ये कंटिन्यूसली जनरेट द पावर। ये क्या करता है, कंटिन्यूसली जनरेट करता है पावर, क्योंकि जो प्रोसेस होता है कि सरफेस वाटर हमारा हॉट होता है और जो डीप सी होता है वो कोल्ड होता है, वो हमेशा रहता है। इट कैन प्रोवाइड 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। नो नीड ऑफ फ्यूल, कोई भी फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज जीरो, जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, क्योंकि हमें फ्यूल चलाना ही नहीं पड़ता है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जीरो हो गया। फिर हमारे पास है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जीरो, जो भी इन्वायरमेंट का जो नुकसान करता है ये एकदम जीरो करता है, नेग्लिजिबल करता है, मतलब करता ही नहीं है। जो भी हमारा ओटीसी प्लांट्स होता है उसका लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है लगभग, और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 3 से 4% होती है। हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओटीसी, मतलब जो भी हमारा ओशन थर्मल इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन है उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो ओटीसी के लिए मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट जो है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो मिनिमम कितना होगा 20 डिग्री। अगर 19-18 भी होता है तो ये काम नहीं करेगा। सिस्टम की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है बहुत कम होती है और इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो सेटअप करना होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। सी वाटर के कारण कोरोजन एंड बायोफाउलिंग जैसे कि अलगाई ग्रोथ, जब देखते हैं जब एलगी लग जाता है वहाँ पे, मतलब समुद्र के पानी की वजह से, और जो भी हमारा मेटल के जो भी हमारा मेटल का जो भी वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एज ए स्ट्रक्चर, वो क्या होता है कोरोड होना शुरू हो जाता है। और टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलप कर रही है और एडवांस नहीं हुई है, यही सारी इसकी लिमिटेशंस है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की है जो हमारा वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट, आखिरकार है क्या। ये क्या आता है वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट में, जो भी म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, जो हम लोग घरों में जो कूड़ा कचरा फैलाते हैं उसको प्रोसेस करके रियूजेबल मटेरियल या एनर्जी बनाई जाती है। मतलब जब हम लोग उस कूड़े कचरे को जब प्रोसेस करते हैं तो एक रियूजेबल मटेरियल बनाते हैं जो बाद में रीयूज़ किया जा सके, या उससे हम लोग एनर्जी बनाते हैं या एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट आखिर होते क्या है, वो जो भी गार्बेज या ट्रैश होता है वो होता है। अब प्रोसेस समझते हैं कि कैसे क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका प्रोसेस। पहले स्टेप में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेस्ट। हम लोग क्या करते हैं, घरों जाके मार्केटों में इंडस्ट्री से क्या करते हैं, कूड़े कचरों को कलेक्ट करते हैं पहले। जब हम लोग कूड़े कचरे को कलेक्ट करते हैं तो दूसरा हमारा स्टेप आता है सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, वेस्ट को डिवाइड करना डिफरेंट कैटेगरीज में। सिग्रीगेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो भी हमारा वेस्ट होता है उसको अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग बांट के रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा गीला गीला कचरा इधर रखे, सूखा कचरा इधर रखे, उसी टाइप का होता है। उस प्रोसेस को ही सिग्रीगेशन बोलते हैं। जो भी मेरा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको एक कैटेगरी में रखते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उसको एक में रखते हैं, जो हजार्डस वेस्ट होता है उसको एक में रखते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो नेचर में डिजॉल्व हो जाए। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जैसे कि पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब और नेचुरली डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो ये हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। हजार्डस का मतलब होता है कि जो नुकसानदायक है लोगों के लिए या लोगों के हेल्थ के लिए या नेचर के लिए।
थर्ड स्टेप है इसका प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, और जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, देखो यहाँ पे समझते हैं अच्छे से, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको प्रोसेस किया जाता है, मतलब उसको कंपोजिट के लिए सेंड किया जाता है। और जो नॉन नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे वेस्ट, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, ग्लास हो गया, ये नेचर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो इनको फिर से रिसाइकल किया जाता है ताकि इसको दोबारा यूज किया जा सके। जैसे अगर प्लास्टिक है तो उसको मेल्ट किया जाता है और फिर से रिसेप करके एक नया चीज़ बनाया जाता है। मेटल है तो उसको मेल्ट करके फिर से रीयूज़ किया जाता है। ग्लास है तो उसको क्रश करके फिर से उसको रिमोल्ड किया जाता है हीट करके। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा है पांचवा स्टेप, लास्ट स्टेप, कि वेस्ट से हम लोग एनर्जी कैसे बनाते हैं, जो वेस्ट रिसाइकिल नहीं हो सकता। देखो ऊपर वाली प्रोसेस थी कि हमको रिसाइकिल करना है, रीयूज़ करना, जो भी करना। अब ऐसी वेस्ट जो रिसाइकिल नहीं हो सकती तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम उससे उसे हम लोग क्या करते हैं, इंसनरेटर में बर्न किया जाता है। इंसनरेटर एक तरीके का चैम्बर होता है जिसके अंदर हम लोग बर्न करते हैं। जब बर्न करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हीट। हीट से क्या मिलेगा, स्टीम। मतलब जब कोई लिक्विड को हम लोग उस पर डालेंगे, सिंपल से समझो कि जैसे नीचे चूल्हा गैस चलाते हो, कुकर में जैसे मान लो पानी डाल दिए हो, तो जो ऊपर सीटी बचती है वो स्टीम ही निकलती है। तो आप कभी वहाँ पे हाथ लगा के देखना, जो ऊपर वाली जो होती है उसको निकाल के वहाँ पे हाथ लगाना, देखना आपके कितना प्रेशर होता है। तो वैसे ही काम करता है, स्टीम जनरेट होती है, स्टीम टरबाइन को रोटेट करती है और टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। अब हम लोग इसके एडवांटेज देखेंगे। सॉलिड वेस्ट वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, जैसे जो कूड़ा कचरा बाहर फेंका रहता है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन होता है उसको रिड्यूस करता है ये। एनर्जी एंड रिसोर्सेज रिकवर होते हैं, जो भी एनर्जी या रिसोर्सेज उसको रिकवर किया जाता है। लैंडफिल रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस होती हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, क्योंकि बेचारे कूड़े कचरे को इकट्ठा करके जो प्रोसेसिंग होता है उन सब चीज़ों में एक एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। इससे सिटी जो भी हमारा शहर होता है वो क्लीन होता है और हाइजीनिक बनी रहती है। अब लिमिटेशन देखते हैं वेस्ट रिसाइकलिंग का। इनिशियल सेटअप तो बहुत ज़्यादा हाई होता है इसका। प्रॉपर सेग्रीगेशन ना हो तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर हम सही तरीके से अगर कूड़े को ना छाँटें तो एफिशिएंसी इसकी बहुत कम हो जाती है। स्किल मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ऐसे लोग जिनको सारा चीज़ आता हो। फिर हम लोग इंसिनेटर जो चैम्बर चलाते हैं उसमें एयर पोल्यूशन का रिस्क होता है। पब्लिक अवेयरनेस की कमी एक मेजर प्रॉब्लम है, और इसमें पब्लिक अवेयरनेस की भी कमी बहुत एक मेजर है। लोगों को ये जागरूक करना होगा कि लोग जो भी कूड़ा कचरा होता है उसको सही तरीके से यूज़ करें, या अगर बाहर कहीं फेंक भी रहे तो अच्छी जगह पर फेंके जहाँ पे डस्टबिन लगाओ। तो इसमें जो प्रोसेस होता है यहाँ पे डायग्राम की मदद से लिखा गया है। और वेस्ट कलेक्शन, फिर सेग्रीगेशन का मतलब होता है डिवाइड करना, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, हजार्डस में, फिर उसको कंपोजिट किया जाता है। फिर रिसाइकलिंग यूनिट होती है। फिर वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट करती है जो रिसाइकिल नहीं हो पाती। और उसके बाद बाकी जो भी होता है लैंडफिल। लैंडफिल का मतलब जहाँ पे गड्ढे होते हैं रोड बनाने में, और जो भी गड्ढा होता है उसको भरने के लिए हम लोग कूड़ा कचरा का यूज़ करते हैं। तो यूनिट 5 लगभग जो भी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट थी वो कवर हो चुकी हैं। इसमें 2 टॉपिक और है, एक वेव एनर्जी और एक टाइडल एनर्जी। तो वो लोग आप लोग कहीं से देख लीजिएगा। टाइडल एनर्जी में बता देता हूँ, जो भी हाई टाइड्स या लो टाइड्स, मतलब जो समुद्र में जो लहरें उठती हैं जाती हैं, इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, डैम बनाते हैं। तो जैसे मान लो कि जब डैम बनाए, मान लो कि वाटर का फ्लो ऐसे है, जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ। और जो भी हमारा टाइडल एनर्जी है, जैसे टाइडल एनर्जी मान लो कि समुद्र का पानी है। अब ये जैसे मान लो कि एक लेवल पे ऐसे पानी है लेवल पे। अब हम लोग क्या है कि यहाँ पे कंक्रीट से बना दिए, क्या हम लोग ने कंक्रीट से बना दिया एक डैम छोटा सा। और जब डैम बनाया तो इसको अच्छे से बनाते हैं। अब हम लोग जैसे मान लो कि ये समुद्र है, ये बना हमारा डैम, ये समुद्र का पानी है। अब जो देखो इस लेवल पे तो समुद्र पानी, जैसे ही डैम आया तो यहाँ पे पानी रुकना शुरू हुआ, तो पानी जब रुकना शुरू हुआ तो ऊपर तक जाएगा। तो इस साइड में जो प्रेशर होगा पानी का, डैम क्या करता है, पानी को यहाँ तक स्टोर करता है जब तक ऊपर ना भर जाए। तो इधर पानी का प्रेशर बढ़ गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये कम हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा सा एक रास्ता पानी को फ्लो करने के लिए रोकते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को लगा देते हैं। जब यहाँ से ऐसे पानी क्रॉस करता है तो टरबाइन रोटेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पे 2 पोल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है। टाइडल एनर्जी में यही होती है। अब इसका कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज है कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है, नेचर को हार्म नहीं करता। और लिमिटेशन यही है कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता, और इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा नहीं होती है इन कंपैरिजन टू अदर डिवाइसेस।
तो यही है बस। वेव एनर्जी में पता है कि जो वेव्स का जो मूवमेंट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, ओशन का जो वेव्स होते हैं उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते हैं। तो यूनिट 5 यहाँ पे कवर होता है, यूनिट 4 भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। नोट्स के लिए सिंपली जाइए AKTU रैंकर्स डॉट इन पे। जैसे ही जाएंगे आपको नेविगेशन बार में एक मिलेगा हमारा प्रीमियम नोट्स का सेक्शन, आप वहाँ पे नोट्स बाय कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।